अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है यारे दिल बरम बाय राहिला खानजादी। एपिसोड 30। वो उदास सी बालकनी में खड़ी थी। पिछले वीक से शम्स खान रात देर तक वापस आता था और सुबह उसके जागने से पहले ही चला जाता। रोशानी सुबह उठकर इसको नापा कर उदास हो जाती थी। वह बखूबी जानती थी कि शम्स खान इग्नोर कर रहा है, पर क्यों? इलेक्शन के बाद इसकी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई थी, जिनमें वो बुरी तरह मसरूफ हो गया था, और वजह भी जान रोशानी के सवाल भी थे जिनका वो फिलहाल कोई जवाब नहीं दे सकता था। माहिद के बाद सबकी नज़रें इस पर जमी थी कि वो इतना परसुकून कैसे हैं। इसीलिए शम्स से खुद को बेतहाशा मसरूफ़ रखा था। हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, कॉलेज और 2-3 सड़कों के प्रोजेक्ट पर वो कंस्ट्रक्शन कंपनी और इंजीनियर से मुसलसल मीटिंग कर रहा था। साथ ही सीएम के साथ कुछ ज़रूरी अमवार पर तब्दीला ख्याल कर रहा था, और इस सिलसिले में वो सिर्फ 2 से 3 बार ही घर आया था। वो भी इन सब के जागने से पहले निकल जाया करता था। आज चूँकि ज़मीन खान से निमट कर वो कहीं भी जाने की बजाय सीधा हवेली आया था, मतलब बाकी का सारा वक्त वो अपनी शरीके हयात को मनाने में सिर्फ करने वाला था। जानता था रोशानी दिल में क्या क्या वहम पाल कर बैठी होगी, जिन्हें ख़त्म करना अजहद ज़रूरी था। रोशानी काफ़ी देर तलक वहाँ खड़ी अब थकन से महसूस करती कमरे में आकर काउच पर लेट कर आँखें मूंद गई। इसे लेटे कुछ ही देर हुई थी जब वो धीरे से दरवाज़ा खोले कमरे में आया था। निगाहें ज़मीन सामने की परी पीकर हसीन चेहरे पर पड़ी थी। पर्पल रंग के सिल्क के सूट में, जिसके दामन और साइड सिल्ट पर गोटा किनारी लगी थी, पर्पल ही नेट का दुपट्टा शानों पर फैलाए, बालों को कैचर में कैद किए, मेकअप से पाक चेहरा पल के आरजू पर गिराए वो आरामदा हालत में लेटी थी। शम्स खान का दिल इसको देख बेतहाशा धड़क उठा था कि नजरें बेसाख्ता इसके नाक में पहनी बाली पर गई थी। वाइट गोल्ड की वो छोटी सी बाली इसके नाक में इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। नजरें नाक से फिसलती सुर्ख पंखुड़ियों पर आन ठहरी थी। इसे हलक में कांटे से चुभते महसूस हुए थे। तभी निगाहें मजीद गुस्ताखी पर आमदा हुई थी कि मजीद फिसलती इसकी गर्दन पर ठहरी, जहां आज फिर से वही बारीक चैन इसका मुंह चिढ़ा रही थी। शम्स ने शर्बा निगाहों से उसकी गर्दन से चिपकी उस चैन को देखा था। इसके मना करने के बावजूद वो इसको अपने नज़दीक तरीन कर चुकी थी, जबकि शम्स से वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था इसके अलावा कोई भी चीज़ रोशानी के करीब हो, और वो तो इसको चैन के गर्दन से लिपटाए हुए थे। अजीब लॉजिक है एकदम से, है ना? गोया शम्स खान से नाराज़गी जताने की खातिर इसे गर्दन की जीनत बनाया गया था। रोशानी की नाराज़गी जाहिर करने के अंदाज पर शम्स के लबों पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट रक्स की गई थी। इसके चेहरे को नज़रों में बसाए वो धड़कते दिल और शोर दीदा जज्बात की तगानियाई पर बंद बांधे कोट उतार कर कमीज़ के कप फोल्ड करता, गिरबान के ऊपरी 2 बटन खोलता इसकी जानिब बढ़ा था, जिसमें इसका सुकून पोशीदा था, जो इसकी सांसों की ज़मानत थी। इसका इश्क था। जाने अनजाने में वो इसे बहुत ज़्यादा तंग कर चुका था कि अब दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। इसका कमलाया चेहरा शम्स खान को बुरी तरह बेचैन कर गया था। शम्स खान लब भीचे इसके करीब आया था। इस्तहाक भरी निगाहें इसके शुआएं बिखेरते सरापे पर जमी थी। वो दोनों हाथ पेट पर रखे सुकून से पड़ी इसका सुकून गारत कर गई थी। शम्स की निगाहें इसके पैरों पर पड़ी, जहाँ टकनी से कुछ ऊंची कैप्री से झलकती पायल आबोताब से इसके दूधिया पैरों में चमकती इंतहा की खूबसूरत लग रही थी कि शम्स के जज्बात का बन पूरी तरह चटक गया था। वह सरापाए कयामत बनी सामने खड़े वजूद को शिकस्त खुर्दा कर गई थी कि दिल में मचलते जज्बात शम्स खान को बुरी तरह कैद करते इसमें शिद्दत से भर गए थे। जब भी वो जब्त होकर दाएं बाएं हाथ रखे, इस पर किसी घटा की मानी छा गया। इसके पाँव इसके नाजुक में उलझ से गए थे, जबकि वो धड़कनों के बेहंगमपन और भड़कते जज्बात लिए रोशानी की गर्दन पर झुक गया था। इसके लम्स में शिद्दत थी, जुनून था कि वो अभी कच्ची नींद में थी। एकदम खुद पर बोझ महसूस होते और गर्दन पर सिलकता पर हिद्दत सरसराता लम्स महसूस करते इसकी नींद भग से उड़ी। इसने सुर्ख डोरों वाली आंखों से खुद पर झुके शम्स को देखा था, जो उसके जाग जाने पर इसके शाने पर लबरक था। इसके बालों में चेहरा छुपा कर इनकी खुशबू सीने में उतारने लगा। अब भी ना आना था। बेसख्ता ने उसके शानों पर नाजुक हाथ जमाते से खुद से हटाने की कोशिश करते बेरुखी से कहा था, जबकि आंखों में आंसू जमा हुए आए थे। गोया अब इसे ख्याल आया था कि नई नबीली दुल्हन को इंतजार की सूली पर लटका रहा था। अब तो आना था कि मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं थी। दिल तड़प रहा था आपको बाहों में समाने के लिए, आपको महसूस करने के लिए। उसके कान की लोगों को लबों में दबाकर हल्का सा बाइट करता, आँच देते लहजे में बोलकर रोशानी को सटपटाने पर मजबूर कर दिया था कि उसकी बोझल आवाज़ में सरगोशी रोशानी की बेरुखी हाइल दीवार को पल भर में रेत की मुतारिफ कर गया था, जो सरकती हुई ज़मीन पोस हो चुकी थी। हटिए,
वो तेज़ तेज़ सांस लेती बोली, हरगिज़ नहीं, आपसे दूरी में दिल बंद होने लगा है, सांसें सीने में उलझ सी जाती हैं, जीना मुश्किल है आपके बिना। आपका वजूद, आपकी खुशबू, आपका लम्स मेरे जीने की वजह बन चुका है। दूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता रोशानी। वो अपना बोझ इस पर डाले, मजबूत बाजू इसकी कमर में डाले, इसे शिद्दत से खुद में बीचे। इसकी खुशबू में सांस भरकर गंभीरता सरगोशी करता दिल का हवाल बताया गया था, जबकि रोशानी को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इसका खुद पर वजन, इसकी बातें, इसका लम्स, सब ने रोशानी के वजूद में बर्क रफ्तारी से दौड़ा दी थी। इसकी इस कद्दर शिद्दत पर इसके आंसू से छलक पड़े थे। फिर क्यों थे इतने दूर? आपने पूछा तक नहीं कि मैं कैसी हूँ, कोई ऐसा करता? वो भराई शिकवा करना हुई थी जब इसको खुद से दूर करने की तगदू हुनूस जारी थी। ओहो, मत करें। शम्स ने उसकी गर्दन से चेहरा निकाले, इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर खुमार आलूद आंखें उसकी आंखों में गाड़े मना किया था, जबकि रोशान ने उसे देखकर निगाहें झुकानी। दिल की धड़कनों में तूफान सा मचा हुआ था, जैसे शम्स बखूबी महसूस कर रहा था। वह बिना पल के झपकाए इसी को देख रहा था। क्यों उदास है? इसके लबों के करीब महर सबत करते शम्स ने दरियाफ्त किया था, हालांकि जानता था पर इसके लबों से सुनना था अनफाल की वजह से। रोशान ने निगाहें झुका ही जवाब दिया, अपने लिए दीवाने शख्स की आंखों में देखना दुनिया का मुश्किल तरीन अमर है जो इस वक्त रोशानी को दरपेश था। फिक्र छोड़ दे, वो ठीक है और महफूज है। इस वक्त अब आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। वह इसका गाल सहलाते बोला, घर जाना है मुझे। इसकी मायने की इस बात पर रोशानी नाक चढ़ा कर बोली, नो, मैं कहाँ जाऊँगा? वो लब का कोना दबाए दांतों तले बोला, रहे वहीं जहाँ पहले थे। वो रूठी रूठी सी बोली, आपको मैं अकेला ना छोड़ता। वो इसकी टोड़ी पर महर सब्त करता खुमार और जरदा आवाज़ में बोला था, बड़ी जल्दी नहीं यहाँ ख्याल आ गया? रोशान ने मस्गान की बाण उठाकर इसकी आंखों में देखा, जज्बात का ठाटे मारता समंदर उमट आया था कि बेसाख्ता वो निगाहों का जामिया फिर गई। इसकी इस हरकत पर शम्स खान के लबों पर मसरूर सी मुस्कुराहट रह गई। आप मेरी आंखों में खुद के लिए शिद्दत भरे जज्बात ताप ना ला सकती तो इन दिनों मेरी शिद्दतों को कैसे बर्दाश्त करती, जो आपको पाने के बाद मजीद वसत इख्तियार कर चुकी हैं, इतना कि अब सांस लेना भी महाल हो जाएगा। वो मध्यम आवाज़ में पर तपिश लहजे में बोलता है, इसके नाक में पहनी बाली को लबों से छू गया। इसकी बात का बस मंजर समझते रोशानी कपकपा सी गई थी। वो इसकी जुनून खैजियाँ बर्दाश्त कर चुकी थी, पर इस वक्त शम्स का एक अलग जुनूनी अंदाज और इसकी बेबाक गंभीरता, लहजे की पुख्तगी और इसके कमर गिर्द लपटे इसके बाजू की हिद्दत के साथ इनमें सख्ती महसूस करके वो तड़प उठी थी। शम्स की गर्म सांसों से इसे अपना चेहरा झुलसता महसूस हो रहा था, जबकि गर्दन पर जलन महसूस हो रही थी। कहते हैं जो मसीर आ जाए उसकी चाहत कम हो जाती है, पर आपको पाने के बाद आपकी तलब मज़ीद बढ़ गई है रोशानी। और जितनी बार मैं आपके करीब आऊँगा, हर बार पहले से ज़्यादा आपके वसल और गुर्बत की तमन्ना बढ़ती जाएगी, इतनी कि आपको मुझसे बचने के लिए पनाह भी मुझ में ही लेनी पड़ेगी। शम्स इसके बोझल पलकों पर फूंक मारता इन्हें मजीद बोझल करता, दिल मुँह लेने वाले अंदाज में मध्यम आवाज़ में सरगोशी करता रोशानी को मतबर कर गया था, गोया इसके दिल में पनपते अंदेशों को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर गया था। रोशानी के लबों पर मुस्कुराहट मचली थी कि दिल गोया पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। वजूद में सुकून की लहर दौड़ गई थी। बेसाख्ता इसने शम्स खान की सुर्ख आंखों में झांका था, तभी इसने बड़ी अचानक से आगे बढ़कर शम्स के माथे पर अपने लब रखे थे। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गई थी कि शम्स आंखें मूंद गए। इसके नरम गरम लम्स को महसूस किया था, जबकि कमर पर गिफ्ट मजबूत हुई थी। कुछ लम्हों यूं ही सरक गए थे जब शम्स खान ने आंखें खोलकर बड़ी अचानक इसकी सांसों पर पहरा बिठा दिया था कि इस अमल में रोशानी की आंखें फैली थी। इसके सीने में शम्स की धड़कती सांसें उतरने लगी थीं, जबकि रोशानी के हाथों को शम्स ने अपने दाएं हाथ में जकड़कर इसके सर के ऊपर से काउच पर पिन कर रखे थे। शम्स इसके लबों की नरमाहट महसूस करता इसकी गर्दन पर पड़ी चैन को दांतों में दबाकर हल्का सा खींचा था कि रोशानी की सिसकी निकली थी। ये पहनकर आप मुझे बुरी तरह डिस्टर्ब कर चुकी हैं। आप जानती हैं ना, आपकी इतने नज़दीक मैं रहना चाहता हूँ। ये बेजान चीज़ें भी मुझे आपके करीब कबूल नहीं, फिर ये हमाकत क्यों कर रोशानी? शम्स ने उसकी कॉलर बून पर दांतों का बढ़ाते सर्द लहजे में इस्तफसार किया था, जबकि रोशानी का दिल सूखे की पत्ती की मानिंद लजर रहा था। अपनी गर्दन पर इसकी बियर्ड की बेतहाशा चुभन से ही वो महसूस कर गई थी कि शम्स को इसका ये चैन पहनना पसंद नहीं आया। वो मैं
गलती तो कर चुकी हैं आप। मुझसे नाराज़गी जताने की खातिर इसे पहनकर। शम्स ने उसके लबों पर उंगली जमा कर इसे खामोश करवा कर कमर पर हरकत करता हाथ इसकी शर्ट की जिप पर ले जाकर झटके से खींच चुका था कि रोशानी ने सख्ती से आंखें मींची। तभी शम्स ने इसकी चैन की हुक खोलकर इसकी गर्दन से जुदा कर चुका था। इसके अंदाजे के मुताबिक रोशानी की गर्दन पर चैन का सुर्ख निशान वाज़ेह था। शम्स ने सख्ती से लब भींचा और उसकी बालों को मुट्ठी में जकड़ा। आपके पूर्व में मेरा हक है, तो क्या सोचकर आपने खुद को तकलीफ दी? वो बालों पर गिरफ्त सख्त करता इसकी गर्दन के निशान पर अंगूठी से सहलाता ठरठराती आवाज़ में बोला कि बेसाख्ता रोशानी के मुंह से सिसकी निकली। लबों को गोया सी लिया था। शम्स ने बगौर इसके बेबस लबों को देखा था। नेक्स्ट टाइम अगर नाराज़ हो तो अच्छे से रेडी हो जाया करें, मनाना मेरा काम है। वो इस पर उठता साथ खींच कर इसे भी उठाया था और झटके से उसे बाहों में भरे बेड की जानिब बढ़ा। नहीं जाना मुझे वहाँ। रोशानी उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए मन बनाए। आपको मनाने के लिए काउच छोटा है। शम्स ने लब दबा कर कहा था कि रोशानी मजीद इसमें सिमटी। जब ही वो इसे बेड पर लिटा कर इसके ऊपर छा गया था। क्या कर रहे हो? वो अपनी मौजूद से दुपट्टा सरकते देख वो बौखला कर बोली, तुम्हारे बेटे को लाने का प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा था ताकि मैं कभी इधर हूँ उधर हूँ तो आपका दिल बहल जाए। वह मकबूल निगाहों से उसे देखकर मायने खिजी से कहता, मुकम्मल इस पर दस्तरस जमाते रोशानी की ज़ात में गुम होकर इसे दुनिया भुलाकर खुद तक मुस्तल करता अपनी ज़ात में बुरी तरह मदगम कर चुका था। इस्लामाबाद जा रहा मैं। फ़ोन पर उंगलियां चलाते वो शानदारी से बोला। वो जो सेटिंग एरिया में बर्जुमान परेशान से थे कि तभी वहाँ माहिद इस्तगाई से चलता आया और नहायत तमानियत भरे अंदाज में बाखबर क्या, आपको तो शादी का क्या बना फिर? अरसलान खान ने तंज किया, जबकि बाकी सब ने बेचैनी से पहलू बदला था। उनकी इस बात पर माहिद के लबों पर मुस्कुराहट मचली थी कि वह फ़ौरन से निचले लब का किनारा दांतों तले दबा गया। जबकि शाइस्ता ने बगौर माहिद की ये हरकत देखी थी और फिर एक झमाका सा हुआ था इसके जहन में कि शाइस्ता की आंखों में हैरत, गुस्सा और फिर खुशी धराई थी, जबकि नाराज़गी का भी तासिर बरजुमान हो चुका था। माहिद ने फ़ोन से नज़रें उठाकर अपने वालिद साहब को देखा जो उसे ही मुकूर रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरी दूसरी शादी की खुशी सबसे ज़्यादा आपको होगी। आगे भी माहिद अरसलान खान था। इसने भरपूर संजीदगी का दामन थामे परसकून अंदाज में अरसलान खान को मज़ीद तीज दिलाया था कि वो तो जैसे हौल उठे थे इसके मन घड़क इंकशाफ पर, जबकि बाकी सब लपस्ता से बैठे थे। फलक तो आंसू भरी आंखों से माहिद को देख रही थी। जरीन का भी यही हाल था। जबकि इन दोनों का मियाँ अजराबी कैफियत में बैठे बीच वो ताप खा कर रह गए थे। इतने दिनों से इनकी बीवियाँ उदास थीं। वो तो ठीक से शादी भी इंजॉय ना कर पाए थे कि वजह अनपाल का मिसिंग होना था। वो दिन रात खाक छानने में लगे थे कि अपनी बहना को ला सकें और इसका शौहर जैसे कोई परवाह तक न थी। और अब इस्लामाबाद जाने की इतला दे रहा था। गुस्सा तो आना ही था। जबकि अफनान दोनों हाथों की उंगलियां उलझाए फर्श को घूर रहा था। शिद्दत, गम व गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख थी। वो बहुत मिस कर रहा था अनफाल को। माही ने सब पर एक तायराना नज़र दौड़ाई, जबकि अपनी फैमिलीज़ को यूं देखकर इसका दिल किया पूरी दुनिया को आग लगा दे और ख़त्म करे ये सब ड्रामा और बता डाले कि इनकी चहेती इसी के पास है। वो बिल्कुल ठीक है मैडम, लेकिन फ़कत सोच ही सका। इस शादी की खुशी नहीं, आपकी गैरत की इंतहा देखना चाहते हैं हम कि आप और कितना गैरतमंदी का मुजाहरा करते हुए बगैर अपनी बीवी को ढूंढे दूसरी शादी की तरजीह करते हैं। अरसलान खान का से बरहम थे जब भी मगलूब अगलज लफ्ज़ तंज के नश्तर में इस्तेमाल कर चुके थे कि माहिद का चेहरा सुर्ख हो उठा था। कानों से जैसे धुआं निकलता महसूस हुआ। इसकी गैरत का ताना दिया गया था। बड़ा कारी वार हुआ था माहिद पर कि वो बिलबिला उठा जैसे इसकी दूसरी शादी का बाकी सब आग बगुला हो चुके थे। वही हाल इस वक्त माहिद का था और अब सीधा सीधा इसकी गैरत पर अटैक हुआ था कि इसमें गैरत ना थी जो बीवी के गायब होने पर ठंडा था। गोया क्यों था वैसा? अरसलान खान ने इसको एहसास दिलाना चाहा था कि गालिबन जो इतने दिनों से नहीं मिल रही थी वो माहिद अरसलान खान की इज्जत है। वो जैसे वो फरामोश कर गया है, पर वो नहीं। माहिद की आंखों में खून उतर आया। इसने फ़ोन पर गिरफ्त हर दर्जा मजबूत की थी, जबकि माथे की रगे उबर आई थी। पीछे जबड़े इसकी शिद्दत जब्त का मुजाहरा पेश कर रहे थे। अरसलान खान इस बात पर सब भौंकों की तरह माहिद का चेहरा देख रहे थे। अफनान भी सर उठा चुका था। माहिद ने बेसाख्ता दाएं हाथ की 2 उंगलियों और अंगूठी की मदद से अपनी पेशानी सहलाई, साथ ही सबको घूर कर देखा जो इसे यूं देख रहे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। बहुत जल्द आपको मेरी गैरत का अंदाज़ा हो जाएगा कि माहिद अरसलान खान अपनी इज्जत की जानिब नज़रें उठाकर देखने वालों का क्या अंजाम करता है। वही आपकी बहू को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इस घर से बाहर निकलकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। माहिद गंभीर आवाज़ में भनकारा था।
एक बात मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, कोई भी इसमें ना पड़े। मैं अच्छे से जानता हूँ मुझे क्या करना है। वो माहिद अरसलान खान की इज्जत है। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी छोड़ दूंगा इसको? वह हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। इसीलिए दूर रहे आप इस सब। और तुम दोनों, कल शाम की फ़्लाइट है तुम लोगों की। अपनी बीवियों को लेकर जाओ घुमाने के लिए। मैं अपनी बहनों को उदास बिल्कुल नहीं देख सकता। और जल्दी वापस आकर काम पे लगो। और तुम अफनान, कल सुबह की फ़्लाइट है तुम्हारी, दुबई जा रहे हो। जो कहा है वो होना चाहिए, बहस की गुंजाइश नहीं। गॉट इट? माहिद ने एब्रू उचकाकर लड़कों का एहसास दिलाते इन्हें हुक्म सादर किया कि इसके दो टोक अंदाज पर वो सब सर हिलाकर रह गए। माहिद सबको तसल्ली से समझाता इनको कुछ हद तक परसुकून कर गया था, जबकि शाइस्ता के लबों पर मुस्कुराहट दराई थी। हो, तो मेरी बेटी आपके पास है माहिद, वो बड़बड़ाई थी। तभी मुलाजमा माहिद का सामान गाड़ी में रख कर इसे बताने आया था। माहिद इसे जाने का इशारा करता फ़ौरन पॉकेट में फ़ोन रख कर खानम बी के पास आया था और इनके सर पर लब रखे, साथ ही अपनी माँ, छोटी मामा और चाची के सर पर प्यार देकर फलिक जरीन को मिलता दूर हुआ। अल्लाह हाफिज़, वह गंभीर आवाज़ में बोलकर आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए भारी बूटों की धमक छोड़ता बाहर निकल गया। मुझे लगता है ये लड़का जानता है अनफाल का है, खानम बी ने परसोच अंदाज में कहा था। रात के डिनर के बाद अनफाल, नीदा, हारिस लॉन्ज में बैठे थे। अनफाल रेहान के साथ खेल रही थी, जबकि हारिस और नीदा में बहस चल रही थी। वजह इसका लेट आना था, जो नीदा को एक आंकना भाता था। अब अनफाल थी तो वो इसको मौजूदगी में बोर नहीं होती थी, वरना तो सारा सारा दिन वो अकेली घर में होती, काफ़ी परेशान हो जाती। ऊपर से हारिस को, नीदा को कोई जॉब भी नहीं करने देता था कि वो घर रहकर घर वाले और बच्चों को संभाले, जॉब का नाम भी ना ले। नीदा ने काफ़ी मन्नतें की थी, पर वो पुलिस वाला ना माना था, जिसकी बुनियाद पर नीदा ने भी जल्दी घर आने की बात मनवाई थी। जैसे हारिस बखुशी मान गया था, पर कभी अमल पैरा ना हुआ था, और इसके रोज़ देर से आने पर इन दोनों में जंग होती रहती थी। सॉरी यार, हारिस की झुंझलाई हुई सी आवाज़ पिछले आधे घंटे से वो सॉरी की गर्दान कर रहा था, पर नीदा मुँह फेर जाती। गुड़िया, आज कोई मैं लेट हुआ हूँ? हारिस ने अनफाल को बीच में घसीटा, जो रेहान के साथ खेलती इन दोनों की लड़ाई एंजॉय कर रही थी। नीदा ने भी अनफाल को देखा, जिसके लबों पर शरारत मुस्कुराहट थी। हाँ हाँ, तुम बताओ अनफाल, क्या ये लेट थे या नहीं? नीदा ने भी इसे जज बनाया, जबकि अनफाल ने इन दोनों को देख रेहान को देखा, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही पटर पटर घूर रहा था, गोया वो भी जानना चाहता था। जी, 11:30 बजे डिनर किया है हमने, और रेहान एक बार सोकर उठ भी चुका है, जबकि आप 11:15 पर आए हैं, और हम आपका 8 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लेट आए हैं, वो भी बहुत। अनफाल ने मुस्कुराकर लंबी वजाहत देते फैसला सुनाया कि हारिस ने उसे घूरा, जो मजीद जल्दी पर तेल का काम कर गई रही थी, और नीदा ने हूँ हाँ कहकर फिर से रुख मोड़ लिया। वही रेहान ने भी गंदा सा मुंह बनाकर अपना चेहरा मोड़ लिया, जबकि अनफाल को इसकी नाराज़गी पर टूट कर प्यार आया, तब इसके फूले गाल खींच कर मजीद फुला दिए। हारिस, तुम हर बार यही करते हो। मैं बता रही हूँ, अम्मी के घर चली जाऊंगी। यार, ये धमकी ना दिया करो। हारिस गड़बड़ा सा गया था। अब की बार सच कह रही हूँ। नीदा ने अपनी बात पर जोर दिया। जाना ही सही, पर तुम सब ससुराल वालियों को थाने बंद कर दूंगा। हारिस ने मसनूई गुस्से से कहा था कि नीदा का मुँह खुला और अनफाल का कहका गुंजा। तभी वो रेहान को उठाकर वहाँ से चली गई। अनफाल के जाते ही हारिस नीदा को अपनी जानिब खींचता इसके सांसों पर पहरे बिठा गया था। ये सब इतनी अचानक था कि नीदा की आंखें फैल गईं। होश में आते ही वो ज़बरदस्त मज़ाहमत करती इससे दूर हुई। मुझे लगा वैसे तो मान नहीं रही, इस तरह मान जाओगी। हारिस दिलकशी से मुस्कुराता इसके लबों पर अंगूठा सहलाते बोला, नहीं मानी मैं। वो उसके कंधे पर हाथ मारती तड़क उठी। जब भी माहिद के गला खनकारने पर वो दोनों हड़बड़ा कर दूर हुए, जबकि माहिद हसल मामूल फ़ोन पर निगाहें जमाए हुए खड़ा था। गालिबन मेरी मासूम बीवी भी इधर ही रह रही है, जिसके लिए माहौल बर्दाश्त से बाहर है। भाई संजीदा आवाज़ में बोला कि वो दोनों खसियानी से हो गए। तुम कब आए? हारिस गड़बड़ा कर उसकी जानिब लपका और तेज़ी से उसे गले मिला, जबकि नीदा सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी खफत जरता हुई, साले मेरी बीवी को शर्मिंदा कर दिया। हारिस माहिद के कान में चबा कर बोला, तुम्हें तो नहीं आई। माहिद ने घुरा के बदले में वो बत्ती सी की नुमाइश करने लगा। जब भी नीदा फ़ौरन से आगे आई, माहिद के सामने सर झुकाया। माहिद ने बड़े भाई की तरह शपथ भरा हाथ उसके सर पर रखा। अब क्या किया है इसने? माहिद ने हारिस को घूरते इस्तफसार किया, जबकि नीदा ने इसके रोज़ के झूठे वादों का पलंदा खोल कर रख दिया। माहिद ने खुनख्वार नज़रों से हारिस को देखा। यार, बस एक केस में उलझा हुआ हूँ। हारिस ने जवाब पेश किया, तुम तो रोज़ ही उलझे हुए होते हो। तुम्हें क्या था मैंने कहा था? माहिद सर्द आवाज़ में बोला, जबकि नीदा के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा लेट। हारिस ने आंखें घुमाई। होना भी नहीं चाहिए, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। माहिद अजली सपाट अंदाज में बोला, जबकि हारिस ने अब की बार नीदा को तनबिया निगाहों से देखा, गोया कह रहा हूँ आज तो तुम अपनी खैर मनाओ। इसके देखने पर नीदा इतना उठी थी।
भाई को देखकर शेरनी बन गई। हारिस बड़बड़ाया और इनको देखा जिससे माहिद हाल हवाल दरियाफ्त कर दिया था। अनफाल कहाँ है? माहिद ने सफसार किया। वो अभी कमरे में गई है। निदा जल्दी से बोली। बुला दे से, हमें जाना है। माहिद ने कलाई पर बंदी वक्त देखते कहा। ये कौन सा वक्त है आने का और फिर जाने का? हारिस भी अपनी बहन की साइड लेता मैदान में कूद पड़ा। यही वक्त है जाने का। माहिद ने अपनी बात पर जोर दिया, गोया बहुत कुछ जतलाया था। भाई अभी और रहने देना अनफाल को। निदा फट से बोली। हाँ, मैं अभी नहीं भेज रहा अपनी बहन को। हारिस भी बोला। सॉरी बच्चे, जाना ज़रूरी है। माहिद हारिस को देखकर चबा चबा कर बोलता निदा से मुखातिब था, जबकि निदा और हारिस ने मजीद बहस करना मुनासिब ना समझा। तभी निदा अनफाल को बुलाने की गर्ज से उठ गई। ये तुम्हें आधी रात को क्या दौरा पड़ा है जो चल पड़े मेरी बहन को लेने? निदा के जाते ही हारिस इसका संजीदा चेहरा जांचती निगाहों से देखते बोला। वही दौरा जो कुछ देर पहले तुझे पड़ा हुआ था। माहिद ने संजीदगी में बेबाक बात करके हारिस को सटपटाने पर मजबूर कर दिया। तू ना मेरी बहन से दूर रहा कर, समझे, बहुत मासूम है वो। हारिस ने शर्मिंदगी मिटाने को उल्टा माहिद को लताड़ा, जबकि माहिद ने अब्रूज का कुर्रेली का तासीर दिया। अगर यही रोल तुझ पर लगा तो? माहिद ने इसकी दुखती रग दबाई। मेरी बात और है, वो मेरे बच्चे की माँ है, मैं दूर नहीं रह सकता। हारिस बालों में हाथ फेरते बोला। इसलिए तो ले जा रहा हूँ कि वो भी मेरे बच्चे की माँ बन सके। माहिद ने फिर से संजीदगी में बेबाक बात करते हारिस को मुंह बंद रखने पर मजबूर कर दिया था। जब भी नीदा वापस आई, भाई वो नहीं आना चाहती, सख्त नाराज़ है आपसे। नीदा ने माहिद को बताया ही था कि माहिद लब भींच गया। कहाँ है? माहिद ने कड़े अंदाज में दरियाफ्त किया। वो सामने कमरे में। नीदा ने उसके तेवरी देख जल्दी से बताया। इसे अनफाल पर तरस महसूस हुआ था। जब भी वह आंख बगोला उठकर उसके कमरे की जानिब बढ़ा था, अपने अंदर जलती आग माहिद में ट्रांसफ़र करने अब वो कदरे पर सुकून महसूस कर रही थी। इसके वहम और गुमान में बिना था कि वो यूं पहुंच जाएगा, जबकि वो तो माहिद को जला भुना कर अब रेहान के साथ मस्ती कर रही थी। जब नीदा के बताने पर वो बल खाकर रह गई थी, जबकि दिल की धड़कन हद से समा थी। दिल में खुशी के साथ एक अनजाना सा एहसास जन्म ले चुका था, जैसे वो कोई नाम देने से कासिर थी। वो जानती थी कि इनकार करके माहिद को गुस्सा दिला चुकी है, इसीलिए अब घबराहट हो रही थी। जब धार से दरवाज़ा खोले, वो माथे पर बेशुमार बल डाले अंदर आया था कि अनफाल जो रेहान को उठाया जरा भी कैफियत में चक्कर काट रही थी, ठां की आवाज़ पर उछली और मुड़ कर देखा जहाँ वो दरवाजे पर साता सा खुनख्वार नज़रों से उसे घूर रहा था। माहिद ने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया, जो चिकन की कढ़ाई वाला वाइट सूट पहने, साथ लाइट पिंक दुपट्टा जो अब सर से सरक कर शानों पर झूल रहा था, लंबे लंबे घने बालों को फोल्ड करके कैचर में मुकीद किए, जिसकी कुछ लटें चेहरे के गिर्द झूल रही थी। मेकअप से पाक चेहरा लिए वो उलझी हुई से हैरत जरदा सी सादगी में गजब ढा रही थी कि माहिद की धड़कनें बेतरतीब सी हुई थी, जो हर हुलिये में माहिद की धड़कनों को मुंतशिर करने का हुनर रखती थी। माहिद की तीक्ष्ण ज़ाहिर नज़रें इसके चेहरे पर जमी थी। अनफाल का चेहरा गुस्से से हल्का सा सुर्ख हो गया था। जब भी माहिद ने भवें सुकेड़ कर उसकी गोद में रेहान को देखा, वह अनफाल के रुखसार को नन्हे नन्हे हाथों से टच करता बाल छूने की कोशिश कर रहा था कि माहिद को गुस्सा सा आया। वो लब भींचे से चंद कदम के फासले पर आन ठहरा। चलो, माहिद ने भारी आवाज़ में कहा। मुझे नहीं जाना। अनफाल नाक चढ़ाकर गफी से बोली, गोया नाराज़गी जताई। वजह? माहिद ने अब्रू झुकाई, जबकि इसके इनकार पर इसके सख्त तीश आया था। मैं रेहान को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो रेहान के फुले गाल चुमती मोहब्बत से बोली। बदले में रेहान भी अनफाल की गर्दन में छोटी बाहें डालकर हसार बनाते इसके शानी से टिका दिया कि अनफाल तो निसार ही उठी। तभी इसके पीठ थपकते माहिद को बुरी तरह इग्नोर कर चुकी थी, जबकि माहिद के लिए मजीद ये सब देखना इसे शदीद जलन से दो चार कर गया था। वह लब भींच कर इन दोनों को घूर रहा था, जिनके लाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसे कहाँ बर्दाश्त था कोई इसकी वाइट लिली के इतने करीब हो, चाहे वो रेहान हो या इसके अपने बच्चे। अपने बच्चों का दूर दूर तक आने का कोई सीन नहीं था, पर वह अनफाल और रेहान को देख इन बेचारों की हद और जगह सोच चुका था। इसकी सर्द गुस्से में निगाहें अनफाल पर जमी थी और रेहान अपने चाचू को मजीद जलाता अनफाल के गाल पर अपने नन्हे बूसे देता खिलखिला रहा था, गोया माहिद को जलाकर खुश हो रहा था। बाप से भी ऊंचे दर्जे की फिल्म है ये। माहिद बड़बड़ाया। वो इनका ही बेटा है। माहिद ने गंभीर आवाज़ में बोलकर इसे याद दिलाया। तो हम अपने साथ ले जाते हैं ना? वो माहिद की सुर्ख आंखों को देखकर मध्यम आवाज़ में बोली। हम अपना बेबी ले आएंगे, अब चलो। माहिद इसकी जिद पर चिढ़ सा गया था। कितनी दिनों से उसे महसूस नहीं किया था, कितना बेचैन था वो। न जाने वो कैसे रहा था इसके बगैर। इसकी कुर्बत माहिद के लिए नशा साबित हुई थी। वो इसके संग इसकी कुर्बत में सुकून चाहता था, इसे महसूस करना चाहता था, पर अनफाल थी कि वो इसके जज्बात, इसके एहसासात, इसकी सुर्ख आंखें, इसकी बेचैनी देख कर भी जालिम बनी हुई थी। इसकी माहिद से यूं बेगानगी और लापरवाही इसके हक में बुरी साबित होने वाली थी। वो तो चुटकियों में हिसाब बेबाक करने वाला बंदा था। अनफाल को कैसे बख्श देता जो पहले ही उसके लिए इम्तिहान बनी हुई थी। इस पर
तसात इसका ताल्लुक होना जलती पर तेल का काम कर गया था। वो मुंह फुलाए गाड़ी में उसके साथ बरजुमान थी। हारिस नीदा के लाख मना करने के बावजूद बड़ियाल शख्स इनकार करता, इनफाल को आंखें दिखाता अपने साथ लिए मंजिल की जानिब रवा दवा था। अनफाल इसकी जानिब से रुख मोड़े माहिद से मुकम्मल ला ताल्लुकी का प्रचार करती, माहिद को मजीद सुलझाने का काम अंजाम दे रही थी। इसे अनफाल का इग्नोर करना सख्त बुरा लगा था। वो इसके गुस्से के सबब लब भींचे गाड़ी ड्राइव करता, वक्तन वक्तन निगाह इस पर भी डाल लेता था। शाम से ही इस्लामाबाद का मौसम अबर आलू था। बादलों ने आसमान पर पहरा जमाया हुआ था। मौसम का इंतहा का खूबसूरत बना हुआ था। यूं ही बादलों की लपेट में आसमान रात की तारीकी में डूब चुका था, जबकि बादल हुनूस पोजीशन बरकरार रखे हुए थे। रात के इस पहर ठंडी ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते रोल जोर पकड़ चुकी थी। बारिश की बूंदों को गाड़ी के शीशे पर फिसलते देख एकदम अनफाल का मूड बहुत अच्छा हुआ था। गाड़ी रोकी। दो नफूसों की मौजूदगी में छाई खामोशी को अनफाल की आवाज़ ने तोड़ा, जबकि माहिर ने बिना कुछ कहे इसकी जानिब थोड़ी सी गर्दन मोड़ी, दाएं अब्रू उचकाई, गोया बोलने का इशारा दिया। बारिश आ रही है। अनफाल खुशी से चहकी। इसके चेहरा चमक रहा था, जबकि माहिर ने अलहुई चमक देख हैरानगी का तासिर दिया, जो अब फिर से बाहर मतवज्जा थी। तो कौन सा पहली बार आ रही है? माहिर की गंभीर आवाज़ गाड़ी में गूंजी। वो समझ नहीं पाया था बारिश को देख वो इतनी खुश किस लिए हो रही है, जबकि माहिर को बारिश पसंद नहीं थी। ऐसे मौसम में वो जल्द से जल्द घर जाने के पर तोलता था। गोया एंजॉय करना तो फिर दूर की बात थी। मेरे लिए ये हर बार ही पहली बारिश होती है। प्लीज़ रोकिए गाड़ी, मुझे बारिश में भीगना है। वो माहिद के सड़े हुए जवाब से इसे घुरती बोली। माहिद वाइट शर्ट की स्लीव्स कलाइयों से ऊपर तक फोल्ड किए घने बाल बेतरतीब से माथे पर पड़े थे। एक हाथ से स्ट्रिंग थामे, दूसरी कोहनी साइड दरवाजे से टिकाए, संजीदा से निगाहें रोड पर मरकूज किए ड्राइव करता इंतहा का हैंडसम लग रहा था। अनफाल के दिल ने धड़कन की बदली जब माहिद की झुंझलाहट से भरपूर आवाज़ उभरी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कौन सा वक्त है भीगने का? माहिद का लहजा तलक हुआ। इस वक्त थोड़ी होता है। इसने भी उसी के अंदाज में जवाबी कार्रवाई की। बीमार पड़ जाओगे और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अब खामोशी से बैठी रहूं। माहिद ने झड़का और गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी कि जल्द से जल्द पहुंच सकें, जबकि अनफाल का गुस्से से बुरा हाल था। आपकी प्रॉब्लम क्या है? अनफाल भुन्ना कर ऊंची आवाज़ में बोली, जबकि इसके अंदाज पर माहिद ने विंडो मिरर से नजरें हटाकर सर निगाहों से उसे देखा, जिसका मूड बुरी तरह खराब था। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। माहिद ने इसके तपे तपे चेहरे को देख गंभीरता मायनी खींची सरगोशी की, जो कि अनफाल के सर पे से गुजरी। मैं प्रॉब्लम में तू छोड़ दे। बात बात पर बेपाबंदी लगाकर मेरा जीना ना हराम करें। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मेरी भी ख्वाहिश है। जब से आप ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में आए हैं, जीना अजरन कर रखा है। मैं उठने बैठने तक पाबंदी लगाना रह गई है, वो भी लगा दे। इंसान ना हो गई, कोई कठपुतली हो गई, जिसे जब चाहा जैसे चाहा चला गया। वो शदीद किस्म की पैनिक होती गुस्से से चीख उठी। शायद इस बार इसकी पसंदीदा बारिश में जाने से मना किया गया था, इसीलिए वह अगले पिछले हिसाब बराबर करती भड़क उठी थी कि वो गुस्से में वो ज़्यादा बोलकर माहिद का मीटर शॉर्ट कर गई थी कि बेसाख्ता इसने स्ट्रिंग पर गिरफ्त मजबूत से जमाया कर शर्बार निगाहों से उसे दिखाता, जो दरवाजे से साथ चिपक कर बैठ कर बाहर देख रही थी। तभी माहिद झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाता बड़ी अचानक से इसके कमर में हाथ डालने इसे अपनी जानिब खींचा था कि वो लहरा कर इसके सीने से आने लगी। माहिद ने इसकी कमर में हसान मजबूत करते चेहरा उसके चेहरे के इंतहाई नज़दीक किया। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता वाइफी। मुझसे छुटकारा मौत की सूरत मुमकिन है, और इससे पहले मैं तुम में इस हद तक शामिल हो जाऊंगा कि तुम्हारी सांस में मेरी खुशबू आएगी, तुम्हारा पूर मेरी मोहब्बत कदम भरेगा, तुम्हारा दिल मेरे नाम का विर्द करेगा, धड़केगा। मेरी कुर्बत तुम्हारे लिए बासुकून होगी और मुझसे दूरी इज्जतनाक साबित होगी। इसीलिए ये खुन्नस दिमाग से निकालो, फेंको तो बेहतर है, वरना अगली बार ये लफ्ज़ बोली तो ज़बान गद्दी से खींच लूँगा। माहिद उसकी पुष्ट पर उंगलियों का दबाव बढ़ाते सरगोशी नुमा लहजे में फनकारा अनफाल को कपकपाने पर मजबूर कर गया था कि वो आंखें फाड़े सांस रोके इसकी वहशतनाक आंखों में देखती खौफ जर्दा हुई थी। इसकी बातें इसके नन्हे से दिल पर काफ़ी भारी साबित हुई थी, जबकि माहिद की निगाह इसके चेहरे के एक एक नकुश को छू रही थी। पाबंदियां तुम पर तुम्हारी हरकतों की वजह से लगती हैं, पर तुम्हारा दिमाग सोचने समझने की सलाहियतों से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो गया है, इसीलिए इसे चलाने की जहमत मत करो। माहिद इसके जर्द चेहरे को देख बमुश्किल गुस्सा जब्त करता हत्ता अल्लाह मकान नरम लहजे में गोया हुआ और अपने अंदर जलती आग को बुझाने की खातिर इसके सर पर तृष्णा लब रखे थे। रात के इस बारिश में नहाने से बीमार पड़ जाओगी और मैं नहीं चाहता तुम्हें गर्म हवा भी
छू कर गुजरे व्हाइट लिली। माहिद इसकी हेजल आंखों में अपने गिरे आंखें गाड़ी नरमी से गोया होता उसी की जगह पर मुंतकिल करते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि अनफाल होंकों की तरह उसकी सॉफ्ट साइड देख रही थी। जिस कदर वो बिफर कर इस पर झपटा था, इतना ही परसुकून अंदाज में उससे बात कर चुका था। ये शख्स वाकई साइको था, जिसकी साइकी अनफाल की समझ से बाहर थी। इसके डांट फटकार और तनबिया पर वो लब बस्ता सी हो गई थी कि मबादा फिर से ना हत्ते से अकड़ जाए। तभी कुछ तौफक के बाद गाड़ी एक खूबसूरत से फ्लैट के पार्किंग एरिया में रुकी थी। बारिश जोर पकड़ी चुकी थी, 12:30 का वक्त था। बरसाती पानी की जल थल जारी थी। माहिर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और घूमकर दूसरी जानिब आता इसकी जानिब का दरवाज़ा खोले, इसका हाथ पकड़कर बाहर निकाले बगैर, कुछ समझने का मौका दिए बगैर तेज तेज कदम लेता फ्लैट की जानिब बढ़ा, जबकि अनफाल गाड़ी से बाहर निकलकर मुस्कुराकर इन ठंडी मीठी बूंदों को महसूस करती इसके साथ खींची चली जा रही थी। फ्लैट में दाखिल होते ही माहिद ने इसका हाथ छोड़कर डोर लॉक किया। दोनों यहाँ तक पहुंचे थे, काफ़ी भीग चुके थे। माहिद की वाइट शर्ट इसके कसरती सीने से चिपकी हुई थी, जबकि बालों से पानी की बूंदी गिर रही थी, जबकि अनफाल खुद के गिर लपेटी चादर इसके वजूद से चिपकी चुकी थी। जब ही माहिद ने पलट कर उसे देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाती लाउंज का ऑपरेशन करने में मसरूफ थी। 2 कमरों का एक लाउंज और वेस्टर्न स्टाइल में किचन था मुश्तमिल। ये छोटा सा फ्लैट इंतहा का खूबसूरत था, जो कि अनफाल को भी काफ़ी पसंद आया था। वो एक एक चीज़ को देख रही थी, जबकि माहिद की नज़रें इसके सरापे पे उलझी गई थी। बड़ी सी चादर जो गीली होकर इसके वजूद से चिपक कर इसके वजूद की रनाइयों को वाज़ेह कर रही थी, और वो चादर मिट्टियों में दबोचे खड़ी इसके दिल में हलचल मचा गई थी। बेसाख्ता दिल ने बीट मिस की नहीं, जबकि सीने में जज्बात का तलातुम बरपा हुआ था। तभी वो बड़ी अचानक से उसकी जानिब बढ़ता उसे खींचकर कमरे में लाया था। अनफाल की आंखें तैयर से फैली थी, जो आंधी तूफान बना से अपने साथ खींचकर कमरे में ला चुका था। चेंज कर लो, वो उसकी फटी आंखों में देखता गंभीर आवाज़ में बोला, और कबर्ड से अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम बंद हो गया। मस्जिद रुकता तो उसके जब्त का बंद टूट जाता, और फिर जो जज्बात का तूफान उठता अनफाल के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। जबकि अनफाल तो इसकी तेज रफ्तारी देखकर अश अश कर उठी। इन्हें क्या हुआ है? वो खुद से बड़बड़ाई और नजरें कमरे के एक्सरे में घुमाई। जब ही ग्लास डोर से उस पार बालकनी में बरसती बारिश देख वो खुशी से इसी जानिब लपकी। इससे इस वक्त बारिश से मतलब था माहिर ने क्या कहा क्या नहीं, वो सब भूल गई थी। अनफाल ग्लास डोर के करीब पहुंचकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखती तेजी से डोर खोलकर बाहर निकल आई। एक बार फिर से ठंडी बूंदों ने इसका स्वागत किया था कि वो मुस्कुराती हुई बाहें खोल कदम कदम चलती वसत में आन खड़ी हुई गोल गोल घूमने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद माहिर फ्रेश होकर ट्राउजर शर्ट में मलबूस बाहर आया था। कमरे में अनफाल को ना देख कर इसकी भौवें तनी थी। वो टॉवल से बाल खुश करता कमरे से बाहर निकला। कुछ देर में वो सारा फ्लैट छान मार चुका था, पर वो कहीं नजर ना आई तो इसके माथे पर बलों का इजाफा हुआ था। तभी दिमाग में कुछ झमाका सा हुआ। वो भींचे जबड़ों के साथ वापस अपने कमरे में आया। नजरें सीधा ग्लास डोर से उस पार बारिश में उछलते कूदते वजूद पर पड़ी थी। मेरी बात की नफी करना ये अपना फर्ज समझती है। डिस ओ पेंटेड लेडी, माहिर का दांत कचकचा कर उसी जानी बढ़ा जहाँ वो बच्चों की तरह छम छम बरसती बारिश में एंजॉय करती इर्द गिर्द से बेगाना लग रही थी। माहिर ने जैसे ही ग्लास डोर धकेला, इसकी खनकती आवाज़ कानों में रस घुल गई। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। और एक वो है एंग्री बर्ड, जैसे बारिश पसंद ही नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं इंजॉय ना करूँ मैं। बाहर नहीं जाना, बीमार पड़ जाओगी, वो माहिर की तरह भारी आवाज़ में इसकी कॉपी करती बोली। अब बंदा बीमार होने के डर से एंजॉय करना छोड़ दे। इस पागल पठान को बस जल्लाद बनने का मौका चाहिए ताकि मुझ पर रौब डाल सके। अब मेरी जैसी मासूम बंदी जो मिल जो गई है, फ़ायदा तो उठाएगा ही ना। अनफाल बड़बड़ाती और यूं ही चादर समेत भीगती बारिश के पानी में दोनों पैर जोड़कर सारा जंप लगाकर स्टेप लेती एंजॉय कर रही थी। इसके बाद पर माहिद के लबों पर मुस्कुराहट छप दिखला कर गायब हुई। सारा गुस्सा इसकी मासूम अदाओं पर जाता रहा था और वो बड़ी तवज्जो से स्क्वी को देख रहा था। अनफाल की माहिद की जानिब पूछती है, वो इसकी मौजूदगी से यकसर अनजान थी। चादर शानों पर लपेटे वो घने बाल पुष्प पर फैलाया आसमान की जानिब चेहरा किए हुए थी। माहिद ग्लास डोर से टेक लगा इसी को गहरी दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। दफ्तानी से अपनी पुश्त पर तप्पर तपिश निगाहों का एहसास हुआ कि वह एकदम से मुड़ी। आगे ही वो जल्लादी मोड़ से उसे ही घूर रहा था। इसके देखने पर ही माहिद चेहरे पर खरकती सजाएं गिरे आंखों से घूर रहा था कि अनफाल के मासूम जान पर बनाई। वो पलके छपकती दोनों बाजू सीने पर लपेटे खड़ी उसे ही देख रही थी, जबकि माहिद की नजरें इन बूंदों पर थीं जो उसके चेहरे को छू रही थी। तभी माहिद ने उसे उंगली से इशारा करते अपनी जानिब बुलाया कि अनफाल हलक तर करती हल्की सी फूंक मारकर बारिश को बूंदों को होठों से जुदा करती हौले से उसकी जानिब बढ़ी। अनफाल का बिखरा भीगा सरापा माहिद की थप थप कर का
सोए जज्बात पूरी तरह बहका गया था। तुम्हें मैंने क्या कहा था? इसके करीब आते ही माहिर दरगश्ती से बोला। मेरा दिल कर रहा था। वह चेहरे से चिपकी लट्टें हटाती मासूमियत से गोया हुई। चलो अंदर आओ। माहिर ने उसी अंदाज में हुक्म सादर किया तो वो शराफत का मुजाहरा करती इसके पास से गुजरती कमरे में आई थी कि वो छीकों ने मुकाबला किया। तुमने लग गई ना सर? माहिद की डपटी आवाज़ आई। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल कर तानफाल बीच में बोल उठी। मुझे सर्दी तो नहीं लगी, ये तो खानम बी ने याद किया है। वो आंखें पटपटा कर गोया हुई जबकि इसके बचपने के बहाने पर माहिद के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट छा गई। चलती फिरती ड्रामा है ये लड़की, वो जेरे लब बड़बड़ाया। अच्छा, और ये अजब मुंतिक क्या है? तुम्हें कैसे पता खानम बी ने मुझे याद किया है? माहिद कदम ब कदम चलता इसके नज़दीक आन खड़ा हुआ। बस मुझे यही लगता है, छींक आए तो कोई अपना याद कर रहा होता है। वो बोलती हुई साक्षी की। अब किसने याद किया? माहिद ने अबरूज कांते सख्त लहजे में इख्तिसार किया। अब मोरे ने। जबकि माहिद ने नफ़ी में सर हिलाकर उमड़ डालने वाले कहके को दांतों तले दबा कर रोका और फिर इसके बाद ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। माहिद ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डाले गुस्से भरी निगाहों से उसे घूर रहा था। जब भी छीकों से थोड़ी सी फुर्सत मिली थी कि उसने माहिद को देखा। इस बार सर्दी ने याद किया है, वो मन बनाई। अब चेंज करोगी या फिर फरीज़ा मैं अंजाम दूँ? एक तो वो होशरुबासी उसकी धड़कनें मुंतशिर कर रही थी, ऊपर से उसकी अदाएं, उसकी मासूमियत माहिद को बुरी तरह डिस्टर्ब कर गई थी। माहिद की बात पर वो कान की लौ तक सुर पड़ती नफ़ी में सर हिलाकर तेजी से कबट की जानी बढ़ी। इसमें से तो मेरा कोई भी ड्रेस नहीं है। माहिद के कपड़े देखकर इसकी परेशानी आवाज़ गूंजी। मेरी कोई ट्राउज़र शर्ट पहन लो, सुबह जाएंगे तुम्हारे ड्रेस लेने। माहिद एक नज़र उसको देखता बेड की जानिब बढ़ा। मैं कैसे? अनफाल चेंज करो फ़ौरन। माहिद की बिपरी आवाज़ पर वह कलस्ती उसका ड्रेस लेकर वॉशरूम बंद हो गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर इसके ब्लू ट्राउज़र ब्लैक शर्ट में झुंझलाई हुई सी बाहर आई थी। बेसाख्ता बेड पर नीम दराज माहिद की निगाह इस पर पड़ी और जैसे पलटना भूल गई थी। इसकी ट्राउज़र शर्ट में वो कोई बच्ची ही लग रही थी। माहिद की शर्ट इसके घुटनों तक आ रही थी और वो काफ़ी खुली थी जबकि पाइंचे वो फोल्ड कर चुकी थी। इतनी लंबी आस्तीनों से लड़ती, इन्हें खींच कर हाथ बाहर निकालती बेजार लग रही थी। इसके लंबे बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। धुली धुली सी साफ शफाफ गोरी रंगत के हामिल इस वक्त वो बहुत हसीन लग रही थी कि माहिद के दिल पर बाकायदा बिजलियां गिरा गई थी। वो बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा था। तभी अनफाल ने बमुश्किल आस्तीन भी फोल्ड कर दी। अब गहरा सांस भरा था जैसे बड़ी मुशक्कत की थी और उछलती ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई। तभी नज़र मिरर से माहिद को टकटकी बांध कर खुद की जानिब तख्ता पाकर पड़ी कि अनफाल को एहसास हुआ वो तो धनक के रंगों में नहा गई। वो दुपट्टा भी नहीं मिला। अनफाल चोर नज़रों से उसे देखती बोली, जबकि इसकी बात पर वो होश की दुनिया में लौटा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं दुपट्टा पहनता हूँ? माहिद ने झड़का था। हाँ हाँ। इसकी बात पर अनफाल का टुकड़ा ही कह कहाँ गूंजा था कि माहिद ने गुरा, यहाँ आओ। माहिद की गंभीर आवाज़ पर इसकी हंसी को ब्रेक लगी। अनफाल ने उसे देखा जो संजीदा लग रहा था। कम सुनाई देता है क्या? वो ऐसे ही खड़ा देखकर वो बिगड़ा। जब अनफाल उसे दिल ही दिल में सलवतें सुनाती, बाल पुश से उठाकर दाएं बाएं कंधों पर लगाए, आगे को फैलाए, म्यूट म्यूट से उसकी जानिब बढ़ी। माहिद दोनों बाजू सर के नीचे फोल्ड कर रखे नीम दराज सा उसको बगौर जायजा ले रहा था जबकि अनफाल नर्वस से लब कुचलती नजरें झुकाए खड़ी थी। इसे इस ट्राउज़र शर्ट में यूं माहिद के सामने आने पर घबराहट हो रही थी। इस तसाद से माहिद की इस्तहाक भरी निगाहों से देखना उसे पसंद कर रहा था। माहिद के जज्बात सीने में तूफान मचाए हुए थे पर वो कमाल जब्त का मुजाहरा करता इसकी तनाबीन खींच कर इसे मासूम जान की अपनी पागल जज्बात से हिफाजत कर रहा था जिसने आज माहिद अरसलान खान की होश उड़ाने की कसम खा रखी थी। चाय बना कर लाओ। माहिद इसके सबिया चेहरे को वल्हाना देखता गंभीर मध्यम आवाज़ में बोला। अनफाल ने फट से पलकों की बाढ़ उठाकर उसे देखा जो आधी रात को चाय बनाने का हुक्म दे रहा था। मैं? अनफाल ने आधे आस्तीन में छुपे हाथ की नन व नाजुक उंगलियों को अपनी जानिब किया। तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन है? माहिद ने सपाट अंदाज से इफ्तिसार किया जबकि अनफाल ने बेसाख्ता वॉल क्लॉक की जानिब निगाह दौड़ाई जहां घड़ी की सुइयां 1:30 का अंधिया दे रहे थे। इस वक्त कौन चाय पीता है? वह हल्का सा मनमनाई, दरअसल उसे नींद आ रही थी। तुम्हारा शौहर। माहिद ने उसी तरह लेटे लेटे जवाब दिया जबकि अनफाल सर हिलाकर पलटी और बाहर की जानिब बढ़ी थी। अभी तो फिक्र कर रहे हैं, अब हुक्म दे रहे हैं। ये इसीलिए लाए हैं कि नौकरों की तरह काम करवा सके। वो दरवाजे का हैंडल थामे बड़बड़ाई। एक और भी खास मकसद के लिए लाया हूँ जो अभी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो आज ही स्टार्ट करते हैं। माहिद की ज़ेरे समातों ने बड़ी वाज़ेह इसकी बड़बड़ाहट सुनी थी। तभी लबों का किनारा दबाए वो निस्बतन बोझल आवाज़ में बोलकर अनफाल के पीछे छक्के छुड़ा गया था। वो सुर्ख पड़ती फुर्ती से बाहर निकल गई।
वो जो कमरे में जीरो पावर की रोशनी जलाए आंखें मूंदे लेटा था, जब अनफाल क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खोले छोटी सी ट्रे में कप रखे कमरे में आई। वो लब कुचलती रफ्ता रफ्ता इसकी जानिब बढ़ी। जब भी माहिद ने आंखें खोलकर उसे देखा जो इससे कुछ फासले पर खड़ी थी। वहाँ बैठो। माहिद ने बेड की दूसरी साइड की जानिब इशारा किया। अनफाल यूं ही कप थामे झिझक कर इसकी तरफ आन बैठी। पियो। जी? अनफाल ने हैरान हुई। चाय पियो, ठंड लग गई है तुम्हें, माहिद ने वजाहत की। जबकि अनफाल ने उसे देखा जो इसकी फिक्र कर रहा था और चाय भी उसी से बनवाई थी, ये नहीं कि बंदा खुद बना कर दे। अनफाल ने दिल में शिकवा किया। मुझे बनानी नहीं आती, वैसे भी ये काम और तुम औरतों के हैं। माहिद इसकी आंखों में ही सवाल इसके दिल में मचलते सवाल का जवाब देकर अनफाल को मजीद हैरान कर गया। जब ही माहिद ने साइड टेबल से टैबलेट उठाकर उसकी हथेली पर रखे, जैसे अनफाल बिना चू चरा के चाय के साथ हलक में उतार चुकी थी। माहिद इसके बराबर लेटा बाजू आंखों पर रख चुका था, जबकि अनफाल चाय की चुस्कियां लेती उसे ही देख रही थी। वर्जिशी जसामत का हामिल वो कोई यूनानी देवता जैसा था। इसकी गोरी रंगत, मगरूर खड़ी नाक, ग्रे आंखें, तीखे नैन नकुश, घने सियाह सिल्की बाल जो माथे पर बिखरे पड़े थे, खूबसूरत मुड़ी हुई पलकें इसकी ग्रे आंखों को मजीद खूबसूरत बनाती थी। सुर्ख शंगरफी लब, इस पर साथ इसका गुस्सा, इसका एटीट्यूड, इसका रब जलाल, इसका अंदाज बयान गर्ज, ये कि वो हुस्न का मजस्मा था। और ये खूबसूरत शख्स बचपन से ही अनफाल के नाम लिख दिया गया था। शर्ट की हाफ स्लीव से उसकी कसरती बाजू नुमाया थे। अनफाल की निगाहें इसकी घनी हुई नफासत से तराशी हुई मूंछ और हल्की बड़ी बियर्ड पर गई, जिससे माहिद की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। बाजू आंखों पर रखे और अनफाल की एक्सरे करती निगाहें खुद पर बखूबी महसूस कर रहा था। इसका दिल अनफाल को बाहों में भरने के लिए पसलियों से पटक रहा था। वो इसे महसूस करना चाहता था, पर अनफाल इसकी हालत से अनजान इतना वक्त चाय पीने में लगा रही थी। गुस्सा न करे तो ये बहुत अच्छे हैं, वो मध्यम सा बोली और चाय का खाली कप साइड टेबल पर रखे उठने लगी। इससे पहले कि वो कदम फर्श पर रखती, जब भी इसकी कलाई माहिद की आईनी गिरफ्त में आई। कहाँ जा रही हो? माहिद ने सुर्ख आंखों से उसे देखा, जो अनफाल के करीब की तमन्ना की ख्वाहिश लिए खुमार से सुर्ख पड़ गई थी। जबकि अनफाल जो उसके सोने का ख्याल करती, सोफे पे सोने का इरादा रखती थी, इसको जागते पाकर गड़बड़ा सी गई। कहीं नहीं। इसके तेवर देख के और नफी करती बोली, सोचना भी मत, आदत हो गई है मुझे तुम्हारी। वो इसे खींच कर सीने पर गिराता, दोनों बाजू इसकी पोछ पर बांधे, इसके हल्के नम बालों में चेहरा छुपाए, इसका सोफे पर सोने का इरादा बखूबी समझकर बोझल आवाज़ में वार्निंग दी। जबकि अनफाल की धड़कनों का शोर हर दर्जा बढ़ चुका था। वैसे लम्हा लम्हा सख्त गिरफ्त किए खुद में भींचता जा रहा था। माहिद, अनफाल ने घबरा कर मध्यम आवाज़ में पुकारा। आराम से लेटी रहो, कुछ देर मुझे महसूस करने दो। वो उसके नाजुक वजूद को खुद से लगाए उसकी गर्दन पर लब रखे जज्बात से बोझल लहजे में बोला। जबकि अनफाल की जान आधी हो रही थी। इसका लम्स, पुरहदत गिरफ्त, इसकी फंसू तारी करने वाली गंभीर आवाज़, सब ने मिलकर अनफाल की ज़बान कंग कर दी थी। इसके मुंह से लफ्ज़ अदा होने से इनकारी थे, जबकि वजूद में सोच लहरें सरासरायत कर रही थी। तभी इसने कसमसा कर वजाहत की, जो इस पर ही भारी पड़ी थी, कि माहिद करवट बदल कर इसको बेड पर डाले घटा की मानी इस पर छाया कब्जा जमा चुका था। माहिद की आंखों में छलकते तकाजों पर अनफाल के गले में गिल्टी सी उभरी के मध्यम हुई थी, जबकि पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। माहिद उसकी कलाई को बेड से ऊपर हम किए चेहरे पर झुका दीवाना वार इसके चेहरे को अपने लम से महकाने लगा। इसकी शिद्दत भरे जुनून पर अनफाल हक तक सी रह गई। माहिद इस पर मुकम्मल तौर पर छाया, दूसरे से कमर पर जोर बढ़ाए वो अनफाल को सीने से भींच गया था। मुझे नींद आ रही है, वहाँ के ज़ोर से बंद किए बोली वो अनफाल इसकी वर्जिशी वजूद के नीचे दबी हरकत करने से महरूम थी। इसकी मलतीजी आवाज़ पर माहिद ने इसकी ठोड़ी पर सिलकते लब रखते चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया। सो जाओ, वो उसकी खुशबू को खुद में उतारता बोला। आप दूर हो? वो माहिद के अंदाज पर घबराई हुई सी बोली। ऐसे ही सोना पड़ेगा। वो दोनों बाजू इसके पहलू से लपेट कर कमर तक हसार तंग करता, इसकी शहरक पर लब मिस करता बोझल आवाज़ में बोला, पर मैं सो जाओ वाइट लिली, इससे पहले मेरा जब टूटे और मैं तुम्हारे वजूद से रूह में समा कर तुम्हें अपनी शिद्दतों से रोशना करवाऊँ। वो इसकी टांगों को अपनी पैरों से सहलाकर सरगोशी नुमा बोलकर अनफाल के 14 तबक रोशन कर गया था, जबकि वह धक धक दिल से इसका बोझ खुद पर बर्दाश्त करती सख्ती से आंखें मीच गईं। अजीब से एहसास से दो चार वो माहिद की गुर्बत में सुकून महसूस कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे की संगत में इतने दिनों बाद अब दिल को करार पहुंचा रहे थे। वो जो बिफरी शेरनी बनी हुई थी, वो जो बिफरा शेर बना हुआ था। गुर्बत के इन लम्हात में दोनों की सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी थी।
जब भी माहिर ने उसके हाथों को अपने शानों पर गुजार कर गर्दन में डाले, मजीद फैल कर इस पर लेटा, पाँव से कंफर्टर खींचकर दोनों पर ओढ़े, वो मध्यम सी रोशनी में भी गुल करता आंखें मूंद गया। जबकि अनफाल धड़कनें शुमार करती, इसकी झुलसाती सांसों को गर्दन पर महसूस करती, इसकी धमकी के डर से मजामत करने से कासिर थे। कुछ देर बाद वो माहिर की भारी होती सांसों को सुनती परसुकून सी हुई थी, जबकि दिल की धड़कन हुनूस बढ़ती हुई थी। नींद में भी वो अपने गिर्द माहिर की सख्त गिरफ्त महसूस करती, इसके चौड़े मजबूत शाने पर पेशानी टिकाए खुद भी आंखें मूंद गई। माहिद मुकम्मल मदहोशी के आलम में मगन अनफाल की कुर्बत में नींद में हूँ था। वह अनफाल के वजूद को गांव तक क्या समझकर बाहों में भरे इसके बालों में चेहरा छुपाए हुए था। अनफाल जो बमुश्किल सोई हुई थी कि माहिद की गिरफ्त मजीद सख्त होने और झुलसा देने वाली सांसों की तपिश कान पर महसूस करती जाग चुकी थी। वह हकीकतन जान चुकी थी कि माहिद ने इसको सज़ा दी थी, और सज़ा कल इसका इनकार करना था जिसने माहिद को लम्हे के लिए अंगारों पर लौटने पर धकेल दिया था। जब अनफाल की कुर्बत मसीर आते ही वो इसे अपने अमल और अंदाज से याचना करवा गया था कि वो इसकी बात ना मानकर खुद को बुरी तरह फंसा चुकी हैं। पर इस दौरान माहिद ने रियायत बरती थी कि वो अनफाल को वक्त देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अनफाल की मर्जी के खिलाफ वो इसको अपना ले, जबकि पहले वो अनफाल के दिल में अपनी मोहब्बत देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि अनफाल उसके लिए क्या जज्बात रखती है। वह अनफाल को अपने इश्क में पूर डुबा देखना चाहता था। इतना तो वो जान गया था कि इसकी कुर्बत अनफाल पर किसी कदर असर रखती थी कि अनफाल ने कभी माहिद की कुर्बत या उसकी पास आने पर नागवारी का तासिर नहीं दिया था, ना बेजारी दिखाई थी, बल्कि वो तो माहिद के छूने पर फितरी शर्म और झिझक में घुल जाती थी। इसके वजूद का लजरना, दिल का धड़कना, नजरें चुराना, धनक रंगों में नहाना माहिद को बुरी तरह अपील करता था कि वो इस हुस्न की मूरत की रूह तक में उतर जाए और अपनी तमाम तर मोहब्बतें, शिद्दतें इस पर निछावर कर दे। पर इससे पहले वह अनफाल को इश्क में मुब्तला देखना चाहता था, और वो बहुत जल्द वो अनफाल की मोहब्बत से फेस याब होने वाला था। हर बार अनफाल की कुर्बत में वो सब कुछ भूलकर बन लिए ही बहक जाता था। पर इस सब में भी वो खुद को मजबूत रखता था। एक हद तक वो इसके करीब रहता था, और जब ये हद बंद या टूटनी थी तो वो शर्म व हया के तमाम पर्दे गिरा कर एक नए रिश्ते का आगाज़ होना था। जुनूनी और इश्क किए मदगम में पुरोया रिश्ता। अनफाल सुर्खी माइल हेजल आंखों से खुद पर छाए माहिद अरसलान खान को देख रही थी। इस बार माहिद की कुर्बत ने अनफाल की नींदें उड़ा दी थी, जो पूरे हक और मलकियत से इस पर छाया हुआ था। एक हाथ इसकी कमर में डाले, दूसरा इसकी गर्दन के पीछे से गुजार कर इसके नाजुक शाने पर जमाए वो अनफाल को कैद किए हुए था। जबकि अनफाल की धड़कनों का रक्स हुनूस जारी था, और जो वजूद में हलने की सकत ना थी। चेहरा इसकी पोजीशन देख कर सुर्ख होकर भाप छोड़ने लगा था। एक अजीब सा एहसास से दो चार वो कपकपाती हुई अपनी गर्दन में चेहरा छुपाए माहिद के घने बालों में उंगलियां सहलाने लगी। इसके नरम उंगलियों का लम्स महसूस करते माहिद ने नींद में ही लब इसके कान में मिस किए थे। एक खुशकन वजूद अनफाल के वजूद में पटकने गाड़ चुका था कि इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट छाई थी। माहिद, वो माहिद के कान में बहुत मध्यम आवाज़ में बोली, पर दूसरी जानिब शायद आज उठने का कोई इरादा न था। जबकि इसका वजन बर्दाश्त करते अनफाल की हिम्मत जवाब दे रही थी। माहिद, अब की बार फिर से वो पुकार उठी, बालों में उंगलियां उलझा रही थी। इसकी सरगोशी जल तरंग पानियों जैसी थी कि वो हल्का सा कसमसा कर इतना ही बोल पाया, और फिर से नींद में डूब चुका था। जबकि इसका यूं देख अनफाल ने घूरा। वो कितने प्यार से उठा रही थी, और ये है कि प्यार से उठाऊंगी तो कौन का फिर उठेगा। तभी माहिद की गंभीर नींद से बोझल आवाज़ उभरी, साथ ही गर्दन पर से लगता लम्स महसूस हुआ कि अनफाल के वजूद में बरक रफ्तारी सी दौड़ी गई। कुछ लम्हे वो इसे घूरती रही, जिसके लब शिगार रग पर जमे थे, जबकि इसके गर्म सांसों की तपिश अनफाल के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रही थी। अकड़ो इंसान, आज मुझे छोड़ने का इरादा है क्या नहीं? वो इसको ठस से मस ना होते देख कर आंखें चिल्ला उठी। जबकि माहिर ने सर उठाकर नागवार नज़रों से उसे देखा कि अनफाल ने एकदम से लम्ब भींचे। नहीं, ना आज ना कल, मरते दम तक तुम्हें यूं ही अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। तुम्हारी कुर्बत से ही इस कदर शह आवार की मैं चाह कर भी इनसे नहीं निकल पा रहा। माहिर ने चंद सानिया इसके गाल चेहरे को देखा, और फिर झुककर इसकी टोड़ी को भंवर में चमकते सिया तिल पर तिश्ना लब रखे दिल में मीठी जकड़ लेने वाली फरसू खंबीर सरगोशी करते अनफाल के गिर्द एक तिलस्माती माहौल बरपाया था कि इसका दिल पसलियों से सर पटकता सांसों में तेजी से भर गया। जैसे माहिर बखूबी अपनी कसरती मजबूत सीने पर महसूस करता, दिलकश अंदाज में मुस्कुरा उठा था, और अनफाल के लिए अब मजीद इसकी कुर्बत और मायने खींची बातें बर्दाश्त करना मुश्किल अमर साबित हो रहा था।
तभी वो दिल की हालत और माहिद के 10 वो लब की गुस्ताखियों पर बड़बड़ाती इसके बालों को जोर से मुट्ठी में दबोच कर खींच चुकी थी। माहिद जो उसके कंधों पर लब रख रहा था कि दर्द की शिद्दत से दूर होता भड़का। वॉट मैग्नेसिस, उठे मेरे ऊपर से, मुझे वॉशरूम जाना है। इससे पहले कि माहिद बात मुकम्मल करता अनफाल भी बिगड़ी थी, जबकि सारा खुमार भग से उड़ा था कि माहिद ने खूनख्वार नज़रों से जंगली बिल्ली को देखा। तुम्हें सेंस नहीं उठाने का? बंदा प्यार से भी तो जगा सकता है। प्यार से भी जगाया था, आपने ही कहा ऐसी जगाओगी तो कौन काफिर उठेगा, इसीलिए ये तरीका अपनाया। एक तो सारी रात आपने मुझे हलकान किए रखा और अब भी नहीं उठ रहे। अनफाल ने मुँह बसोरा। वेट वेट वेट, तुम ऐसे हलकान करना कहती हो? माहिर ने इसकी पहली बात इग्नोर की, आंखें छोटी करके घुरा, जबकि अनफाल ने बात की तायद में जोर और शोर से सर हिलाया। जिस दिन तुम्हारे बेइंतहा करीब आ गया ना, अच्छे से जान जाऊंगी कि हलकान होना किसे कहते हैं। वो जोमायनी लहजे में कहता बेड से उठ खड़ा हुआ। कपड़े निकालो मेरे, देर करवा दी तुमने, वो संजीदगी से कहता अनफाल को हक व दक छोड़े वॉशरूम बंद हो गया। आप समझ क्यों नहीं रहे कि मेरे बाबा को शम्स खान ने अगवा किया है? फेरोज हत्ते से अखड़ गया था। आपके पास क्या सबूत है कि शम्स खान ने अगवा किया है, जबकि उस दिन वो यहाँ मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उस दिन असेंबली के इजलास में शरीक थे। SHO जानता था कि ज़मीन खान शम्स खान के पास है, पर इसके पास कोई सबूत नहीं था कि वो इस बिना पर शम्स खान को एक्सपोज करता, और ना ही वो ऐसा करना चाहता था कि वो मामले में बखूबी वाकिफ था। जब भी वो फेरोज़ खान को सारी सूरत हाल से आगाह कर रहा था। तुम सारे के सारे मिले हुए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फेरोज़ इसके सामने टेबल पर झुकता धमकी आमेज लहजे में बोला। आप जानते ही नहीं, आप इस वक्त थाने में खड़े हैं और ये अल्फाज किस कदर महंगे पड़ सकते हैं आपको। नतीजतन वो भी आंख बगोला हुआ था। तो मैं शम्स खान को गिरफ्त उतार करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। देखिए, कंप्लेन दर्ज हो चुकी है आपकी, और हम शक की बुनियाद पर इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अलबत्ता इनसे पूछताछ कर सकते हैं और सारी डिटेल भी इनसे ले चुके हैं। वो कड़ी नज़रों से फेरोज़ को देखता तफसील से बताने लगा। सब जानते हैं कि वह हमारा दुश्मन है। फेरोज़ फनकार भरते बोला। वह आपका मामला है कि कौन किसका दुश्मन है। बहरहाल हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आपके वालिद को किसने अगवा किया है। जल्दी कोई सुराग हाथ लगेगा, आपको आगाह कर देंगे। नाउ यू कैन गो। SHO नवाज खान सख्त घेर लहजे में कहकर अपने सामने टेबल पर पड़ी गाइड पर झुक गया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फेरोज़ उसे गीदड़ भपकी से नवाजता बाहर निकल गया, जबकि SHO ने शम्स खान को कॉल मिलाई थी। वो गुस्से से खौलता था। इसने बाहर आया, आज ही वो पाकिस्तान आया था। इसके मुलाजमों और ज़मीन खान के आदमियों से उसकी रिहाई से गायब होने की सारी तफसील मन व गन फेरोज़ को बताई थी। पिछले हफ्ते से वो अपने आदमियों से अपने बाप को तलाश करवा रहा था, जबकि पुलिस स्टेशन कंप्लेंट भी दर्ज हो चुकी थी, पर मुसलसल नाकामी के बाद वो बाप की मोहब्बत में पाकिस्तान चला आया था। फेरोज़ खान जानता था कि उसकी मौजूदगी से सब लोग सवाल उठाएंगे कि वो तो मर चुका था, फिर जिंदा कैसे हो गया। पर वो सारा कुछ भूले पाकिस्तान पहुंच चुका था, और इसके अंदाजे के मुताबिक सब लोग फेरोज़ को देख तरह तरह के सवाल करने लगे थे। सालों पहले ज़मीन खान ने अपने बेटे को मारा हुआ क्यों साबित किया था, फला फला। ये फेरोज़ एक नई कहानी सुनाकर सबके सामने मुंह बंद कर चुका था कि वो जिंदा था और किसी दहशतगर्द ने उसे अगवा कर लिया था और फिर वो बीमार रहा। पर इसके बाप अनजान था, इसे लगा कि वो भी आग में झुलस गया है। इस तरह का झूठ चिल्लाकर इलाके वालों के सामने अपनी पोजीशन क्लियर करता वो थाने आया था कि तभी फेरोज़ को इसके खास मुलाजमा की कॉल आई थी, जिसे सुनते ही वो हिल गया था। जहां मुलाजिम ने उसे उसके बाप की मौत का बताया था, और ये कोई बड़ी बेदर्दी से इसके बाप को मारकर हवेली से कुछ दूर फेंक गए थे। फेरोज़ सुनते ही गम व गुस्से के आलम में फ़ौरन वहाँ से निकला था। अनफाल बड़बड़ाती माहिद के कपड़े निकालकर दूसरे रूम में फ्रेश होकर किचन में आई थी। वो खड़ी सोच रही थी, जब भी माहिद कमरे से बाहर आया और उसको मुंह में उंगली दबाए देखकर इसकी जानिब चला आया। क्या हुआ, नाश्ता नहीं बनाया तुमने? माहिद ने अब्रूज कहते सवाल दागा। वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। वो उंगलियां मरोड़ते अपनी फूहड़पन का बता गई। बातें बनाना तो आता है ना, माहिद ने तंज किया, जब अनफाल ने झट से उसे देखा। तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा? माहिद के माथे पर बल पड़े। अनफाल ने नफ़ी में सर हिलाया। पर अब सीखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना चाहता हूँ। वैसे देखकर अपनी बात पर जोर देते बोला, जबकि अनफाल ने दांत कचकचाए थे। तभी डोर बेल बजी थी कि माहिद इसे छोड़कर दरवाजे की जानिब आया। सर, आपका पार्सल। आने वाले एक बड़ा सा पार्सल पकड़ाया था। माहिद ने नाश्ता ऑर्डर किया था और आते ही पार्सल अनफाल को पकड़ाकर लाउंज में सोफे पर आन बैठा कॉल सुनने लगा। अनफाल ने नाश्ता टेबल पर सजाकर माहिद को बुलाया था। नाश्ता दोनों ने मुकम्मल खामोशी से किया था। यहाँ कब तक रहना है? अनफाल ने उसको चेयर से उठते देख इस्तफसार किया।
समझो तुम्हारी कैद है और इस कैद से रिहाई फिलहाल नामुमकिन है। वह सर्द लहजे में बोला। क्या मतलब? अनफाल ने उलझते इस्तफसार किया। मतलब साफ है कि मैं जब तक चाहूँ तब तक तुम यहाँ रहोगी। पर क्यों? ये तो तुम्हें रोमाना के साथ जाने से पहले सोचना चाहिए था। जबकि अनफाल उसे घुरियों से नवाज रही थी, जिसका मूड फ़ोन कॉल सुनने के बाद काफ़ी ख़राब हो गया था। तुम्हें जो चाहिए मुझे लिस्ट बना कर दो फ़ौरन। वह इसे बुत बना देख कर बोला। मैं खुद जाकर लूँगी। अनफाल ने नाक चढ़ा इनकार किया। फिर तो तुम्हें मेरी कपड़ों में ही गुजारा करना होगा, क्योंकि बाहर तो तुम जा नहीं सकती। लूँगी मैं खुद को जाकर। अनफाल बेइज्जत हुई। वापसी भी वही व्हील चेयर पर आओगी, माहिद ने धमकाया। ये फ़ोन पकड़ो। माहिद जब भी इसको नरम व मुलायम हथेली पर फ़ोन रखा। ये हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए। इसमें मेरा नंबर सेव है। मैं जब भी कॉल करूँ तुम पहली बेल पर उठाओगी। और ख़बरदार, जो हवेली में किसी से भी रब्ता करने की कोशिश की तो वैसे तो कोड लगा है, तुम मेरे अलावा कहीं भी कॉल नहीं कर सकती, पर एहतियाती ज़रूरी है। वो इसको गहरी नज़रों से देखता बोला कि अनफाल ने मुँह बस उड़ा। माहिदी से कुछ मज़ीद हिदायत देता वो जल्द आने का कहकर फ्लैट से चला गया और दरवाज़ा लॉक लगाने का कहना नहीं भूला था। बड़ी और छोटी हवेलियों के मकीन कुछ परसुकून थे। वो तमाम इस वक्त बड़ी हवेली में ही जमा थे कि सुबह ही खानम्बी ने सबको उधर ही बुलवाया था। अफनान माहिद के हुक्म पर अमल करता सुबह ही चला गया था, जबकि अब समद और फलक, बदर और जरीन भी इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार ही थे। वहाँ से इन्होंने पेरिस के फ्लाई करनी थी। सब ने शम्स और रोशानी की भी बहुत कहा था पर वो घूमने जाए, पर दोनों ने इनकार कर दिया। शम्स ने बात का प्लान रखा था कि सब लड़कों की गैर मौजूदगी में किसी न किसी का होना ज़रूरी था, और अभी सब लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। जरीन और फलक की तो अपने शौहरों की मायनी खेज नज़रों से जान जा रही थी। वहीं रोशानी भी शम्स की बोलती नज़रों से घबराई हुई थी। रात बहुत मुश्किल से वो जान बख्शी करवा सकी थी कि शम्स का अंदाज मोहब्बत रोशानी को हवास भागता कर चुका था। हमें भी इजाज़त दें। निम्रा की वालिदा ने जाने की इजाज़त चाहिए। कुलसुम, अगर बुरा ना मानो तो निम्रा को कुछ दिन हम इधर ही रहने दो। सब बच्चे जा रहे तो घर में उदासी होगी। वो निम्रा की शरारती तबीयत और हंसमुख और अंदाज से इससे यही रोकना चाहती थी। जब भी निम्रा की वालिदा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। पर निम्रा छोटी हवेली रहेगी खानम्बी। जब भी अली बोल पड़ा। अभी हमने अपनी बच्ची नहीं ब्याही जो धूस धानी जमा रहे हो। खानम्बी ने मसनूई घुरी से नवाजा। तो अभी ब्याह देना, अब तो रहना मुश्किल है। वो दिल पर हाथ रखे बोला। आजकल के बच्चे बहुत बेशरम हो गए हैं। खानम्बी ने तासिब से सर हिलाया। बेफिक्र रहे आप, 5 साल तक इसकी शादी नहीं करेंगे। शम्स अली के कंधे पर हाथ रखे दबाया। तो खुद तो कर ली, छोटे भाई का एहसास ही नहीं। अली ने ड्रामा अंदाज में दुहाई दी कि सबकी लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई जब भी वो सब इन चारों को रुखसत करने पहुंच में आए थे। अगर हमारी शादी हो जाती तो आज भी हम जाते। अली ने निम्रा का हाथ दबाए सरगोशी में कहा। इसलिए तो हुई नहीं। क्या तुम मेरे साथ हनीमून पर नहीं जाना चाहती? अली ने आंखें दिखाई। ना। निम्रा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम बस हमारी शादी हो लेने दो। हमने 2 साल हनीमून मनाते रहना है। इसकी नफ़ी पर मायनी खेज नजरों से देखता सरगोशी में बोला। बेहुदा इंसान। निम्रा उसके पाँव पर जोर से पाँव मारती दूर हो गई। फ्यूचर प्लानिंग है यार। वो बड़बड़ा कर रह गया। माहिद के जाते ही अनवार को खुद को अकेले पाकर डर लगने लगा था। वो कभी अकेली ना रही थी और अब वो इसे छोड़कर चला गया था। इस बार तो राहत भी उसके पास मौजूद न थी कि वो इससे बातें कर लेती या फिर तसल्ली हो जाती कि कोई तो है साथ। इसे सख्त गुस्सा आया था कि माहिद राहत को बुला लेता। कैसा शौहर है, बीवी का ख्याल ही नहीं। अनफाल खुद से मुखातिब हुई। तभी कुछ सोचकर शरारती मुस्कान लबों पर सजाए फ़ोन उठाया जहां माहिद का नाम लिखा था। अनफाल ने फ़ौरन से माहिद हटाकर एंग्री बर्ड लिखा और फिर उसके नंबर पर मैसेज सेंड करके सोफे पर ही नीम दराज हो गई। माहिद जो ड्राइव करता अपने बंगले की जानिब रवा दवा था। जब मैसेज की बीप हुई, इसने जैसे ही फ़ोन स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई तो वाइट लिली के नाम से नोटिफिकेशन शो हो रहा था। माहिद ने परेशान होकर जल्दी से ओपन किया। मुझे मेरा ड्रेस चाहिए, बड़े लफ्ज़ों में जगमगा रहा था कि माहिद ने परसुकून सांस खींची। फ्री होकर ले आऊँगा, इसे जल्दी से रिप्लाई किया। नहीं, मुझे अभी चाहिए। इतनी ही तेज़ी से अनफाल का मैसेज आया। माहिद समझ गया था कि वो इसे जानबूझकर जज कर रही है। तुम्हें मसला क्या है? माहिद ने गुस्से से रिप्लाई किया। मुझे उलझन हो रही है इस तंबू में। अनफाल ने फटाक से जवाब दिया। बर्दाश्त करो शाम तक, माहिद ने जवाब दिया। साथ ही गुस्सा आया जो इसके ड्रेस को तंबू कह रही थी, हालांकि बहुत प्यारी लग रही थी। ओके, मैं खुद बाहर जा रही हूँ। अनफाल ने माहिद की दुखती रग दबाई। इसे माहिद को तंग करने में मज़ा आ रहा था। एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी तुम? लिस्ट भेजो जो चाहिए। माहिद ने भड़क कर जवाब दिया। अभी चाहिए वरना मैं खुद चली जाऊंगी। आधा घंटा है आपके पास। अनफाल ने माहिद को मज़ीद आग बगोला किया था। तुम्हारी तो एक बार की समझ नहीं आती। मेरा दिमाग पहले ही ख़राब हो चुका है। क्यों मेरे कहर को दावत दे रही हो? इसके हुक्म पर माहिद को तब चढ़ी तभी कॉल मिला चुका था। आई डोंट केयर। अनफाल ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। बी रेडी फॉर इट।
माहिद के खौलते दिमाग से उसे धमकाया। आधा घंटा सिर्फ आगे भी अनफाल थी जिसने पल में माहिद को 30 समंदर में डुबो दिया। वो कहकर कॉल बंद कर चुकी थी पर माहिद को बुरी तरह भड़का गई थी। माहिद जो रोमाना की खान हाउस में मौजूदगी पर वहां जा रहा था और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, पर अनफाल की वजह से वो गाड़ी का मुर्ख मोड़ चुका था। 10 मिनट में वो मॉल में मौजूद था और अब अनफाल की ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। माहिद दाएं बाएं तकरीबन बहुत सारी ड्रेस सेलेक्ट करता सेल गर्ल को पैकिंग कर कह चुका था और अब उसकी भेजी लिस्ट देखकर वो शैम्पू परफ्यूम सभी ले चुका था। तभी इसकी नज़र आखिरी चीज़ों पर पड़ी कि माहिद का चेहरा सुर्ख हुआ था। इसने झरझरी से लेकर बताने के बजाय फ़ोन स्क्रीन ही सेल गर्ल के सामने की, जिस पर एक पल के लिए तो वो भी गड़बड़ा सी गई थी और फिर मुस्कुराहट दबाकर इसके तपे खान को देखने लगी। मुँह क्या देख रही हो, पैक करूँ सब? माहिद गुस्से से कर आया। सर कुछ डिटेल मिसिंग है, वो लड़की ढके छुपे अल्फाज में बोली। जबकि माहिद ने लब भींचे थे, गुस्से से चेहरा मजीद सुर्ख हुआ था। तभी वो मुश्किल खुद पर जब्त किए कुछ दूर आया था और अनफाल का नंबर मिलाया। पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा इसके कॉल ना पिक करने पर एक वहम सा माहिद को लाहक हुआ था, कहीं पागल औरत बाहर तो नहीं निकल गई। पर यह भी जानता था कि फ़ोन ना उठाना अनफाल की पुरानी आदत थी। पहले कई बार इस पर बाकायदा जंग हो चुकी थी। अनफाल जो अपने लिए चाय बना रही थी कि फ़ोन को बजता सुनकर भी अनजान बनी रही। वो जानती थी कि माहिद के अलावा किसी की कॉल नहीं होगी। तभी वो ढीठ बनी खड़ी गोया इसे मजीद तपाने का काम अंजाम दे रही थी। बिलाखिर छठी बेल पर वो आंखें घुमाती खुरमा खुरमा चलती लॉन्ज में आई और 7वें बेल पर फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो, अनफाल बेरजारियत से बोली। व्हाट द हेल इज़ दिस? तुम्हारा ये स्लो मुँह तो मैं आकर ख़त्म करूँगा। माहिद की चिंगारती आवाज़ पर अनफाल ने दांत पीसे। मैं किचन में थी, आते वक्त लग ही जाता है। अनफाल ने चबा चबा कर कहा। मैं तो भूल गया था कि घर इस्लामाबाद है और किचन सिंध में, फिर भी तुम इतनी जल्दी ही आ गई। इसका इनाम मैं घर आकर देता हूँ तुम्हें। माहिद दबे दबे लहजे में कराया। हाँ तो ये आपको सोचना चाहिए, क्यों बनवाया इतनी दूर? अनफाल मुँह बसोरे बोली। मोहतरमा नाजुक जान, तकलीफ़ की माजरत में आकर हुक्म आलिया का बेड किचन में सेट करवा देता हूँ, आने जाने में तकलीफ से निजात मिलेगी। माहिद का बस नहीं चल रहा था कि अनफाल की गच्ची मरोड़ दें। एक तो जो लिस्ट इसने बना डाली थी उसे पढ़कर माहिद का चेहरा सुर्ख हो चुका था। ऊपर से इसकी बातें, माहिद पूरी तरह खौल उठा था। जबकि कुछ फासले पर खड़ी सेल गर्ल माहिद को ही देख रही थी, बल्कि निहार रही थी, जो आंखों में चिंगारियाँ लिए सुर्ख चेहरे से नीचे आवाज़ में चिल्ला रहा था। आपने फ़ोन क्यों किया है? सारा मूड ख़राब कर दिया है। अनफाल ने हिसाब बराबर किया। तुम्हें कौन सा मैं अच्छा फील करवाने ले आया हूँ? सिली गर्ल, जो बेवकूफ़ी की है इसका हर्जाना कौन अदा करेगा? इसकी बातें माहिद की आंखों में सुर्खी बढ़ा गई थी। आपकी कैद में रहकर वही तो अदा कर रही हूँ। जवाब दो बदो आया। ये कैद तो तुम्हारे मुकद्दर में है, बस शौहर के आगे ज़बान चला दी आती है। अगर ये लिस्ट बना दी है तो इसमें डिटेल भी लिख देती। माहिद गुस्से से लाल पीला होता दहाड़ा। इसे सेल गर्ल के सामने शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई थी और ये पहली बार था कि माहिद अरसलान खान को झिझक महसूस हुई थी, सिर्फ अनफाल की वजह से। जबकि इसकी आखिरी बात पर ऊंची आवाज़ में धारने की सूरत में सुनकर सेल गर्ल ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। माहिद ने खुनख्वार सुर्ख नज़रों से इस लड़की को घुरा के वो एकदम सटपटा कर चीज़ें देखने लगी। दूसरी जानिब माहिद की बात पर अनफाल कान की लो तक सुर्ख पड़ गई। वो निचला लब कुचलती माहिद की परेशानी समझकर शर्मिंदा सी हुई। मरकाबे से लौट आओ और ये सेल गर्ल को बताओ जो चाहिए तुम्हें। बाकी घर आकर तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह सेकना हूँ, जो जिम चुका है। माहिद सर्द आवाज़ में सरगोशी नुमा बोला। इसने जिस तरह कहा था अनफाल ने बेसाख्ता हलक तर किया। अनफाल भीगी बिल्ली बनी अजराबी कैफियत में मुब्तला उंगलियां मरोड़ती, निचला होठ बच्चों की तरह बाहर निकाले मोटी मोटी आंखों में आंसू समोए आने वाले लम्हे का सोचते यहाँ वहाँ चक्कर काटती माहिद से बचने की दुआ कर रही थी, क्योंकि आज तो उसकी शामत पक्की थी, जो जानबूझकर भीड़ के छत्ते में हाथ डाल चुकी थी। इस वक्त तो वो मज़े से इसका भड़का कर माहिद का गुस्सा एंजॉय कर रही थी और अब अंजाम का सोचकर हलक खुश्क हो गया था, जबकि दिल में सीने में अलग उधम मचा रखा था। जैसे जैसे लम्हे बीत रहे थे धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अल्लाह जी बचा ले मुझे प्लीज़, मैंने तो ड्रेसेस का कहा था, इसमें शोले बरसाने की क्या बात थी भला? मेरा क्या कसूर? एक तो मुझे अकेले यहाँ ला के पटका, ऊपर से माथे पर आंखें रखे घूम रहे होते जैसे अभी निकल जाएंगे, और बाहर जाने की धमकी। नहीं मेरी मजाल जो मैं धमकी दूँ।
गर्ज की थी कि वह वापस लौट आए, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, मुझे डर लगता है। अनफाल दरवाजे की जानिब पुश की रूहान सी आवाज़ में दुआ कर रही थी, जबकि माहिर जो इसकी दरवाज़ा खोलकर बगैर आवाज़ के अंदर आता इसकी सारी गौहर अफशाई सुन चुका था। फिक्र ना करो, आज तुम्हारे सारे डर खत्म कर दूंगा। माहिर की सर्द कड़क आवाज़ पर एकदम से मुड़ी। सामने ही वो शॉपिंग बैग सोफे पे पटक था, खूनख्वार नज़रों से उसे ही घूम रहा था। माहिर, वो ये तंबू मतलब ड्रेस। माहिर का हद दर्जा संजीदा चेहरा देखकर अनफाल की ब्रेक लड़खड़ाई थी जबान, जबकि माहिर बिपरा शेर बना इसको बाजू से दबोचकर अपने करीब खींच चुका था। इसके खतरनाक तासीरात देखकर अनफाल की रंगत जद पड़ गई थी। क्या बकवास करी थी तुम? घर से बाहर जाऊंगी मैं, तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम कमरे से भी बाहर निकलो। सीखो घर से बाहर न जाना तो दूर की बात है। इसकी बातों में आंखें गाड़े दहाड़ा था। इसकी बीवी ने इसको टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुस्से से इसको पता हाल था, जबकि इसकी धाड़ पर अनफाल ने सख्ती से आंखें मींच ली थी। आप चले गए तो मुझे डर लग रहा था, वो मनमनाई, जबकि माहिद का पारा मजीद हाई हुआ था। तुम्हारे डर का ही इलाज करने आया हूँ, वो इसे सख्ती से बाहों में भरे अक्खड़ लहजे में बोला था कि अनफाल ने बेसाख्त आंखें खोलकर मतलजी निगाहों से उसे देखा, जो अब इसे सोफे पर पटकने का खुद इसके ऊपर साया फकन हुआ था। जबकि इसके तेवर देखकर अनफाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई थी। जब भी माहिद ने 2 उंगलियों से अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोले थे कि उसकी समल से अनफाल की आंखें फैली थी। माहिद सायरना ग्रे आंखें इसके चेहरे पर टिका इसके पहलू से हाथ लपेटकर शर्ट के अंदर इसकी कमर को छू हुआ था कि अनफाल की हल्की सी चीख निकली। क्या कर रहे हैं आप? वो धुआं धुआं होता चेहरा लिए बोली। तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा रहा हूँ, माहिद गर्रा कर कहता है। इसके लजरते लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर इसकी सांसों पर काबिज हुआ था। वो अपना सारा डर, गुस्सा, शिद्दत, जुनून इस पर उंडेलता उसे मुकम्मल बेबस कर गया था कि अनफाल सांसों के लिए इसकी बाहों में बिन पानी मछली तड़प रही थी। वो अपने हाथों को इसके शानों पर रखे दूर धकेलती सख्त मजामत कर रही थी, जबकि वो बेरहम बना कतरा कतरा इसकी सांसों को सीने में उतार रहा था कि अनफाल की मजामत पर वो इसकी पुश्त पर उंगलियां को दबाव बढ़ाता इसे मजीद खुद के करीब खींच चुका था। अनफाल को लगा था वो अगली सांस ले पाएगी, वो दम तोड़ देगी। इसका दिल सूखे पत्ते की मानी नजर उठा था, जबकि वजूद बेजान होता महसूस हुआ था। इसकी आंखों से अश्क टूटकर चेहरा भिगो रहे थे, जबकि वो लम्हा लम्हा मौत को करीब तर आते महसूस कर रही थी। इसने अश्क ज़दा आंखों से खुद पर झुके माहिद को देखा, जो आंखों में इल्तिजा थी, पर वो जैसे दूर होना भूल चुका था। इससे पहले कि अनफाल इसकी बाहों में होश व खर्च से बेगाना होती, बिलाकर वो रहम खाकर इसके लबों को गहरा कट लगाकर दूर होता महाता इसकी परेशानी से टिकाया। आज़ादी मिलते ही अनफाल इसके सीने पर दोनों हाथ जमाए गहरे गहरे सांस भरने लगी। अनफाल की सांसें बुरी तरह बिगड़ चुकी थी, जिसे वो हमवार करने की कोशिश में लगी थी, जबकि माहिद इसकी सांसों की मध्यम आवाज़ सुनता आंखें मूंदे इसकी नरम गरम सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करता मसरूर हुआ था। मर जाना था मैंने अभी, वह नम आवाज़ में बोलती इसकी पुष्ट पर दोनों हाथ बांधकर इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए रोने में मशगूल हो गई थी, जबकि इसकी हरकत पर माहिद पल भर के लिए हैरान हुआ था, जो इसके जज्बात बुरी तरह भड़का चुकी थी कि वो इसके बालों में चेहरा छुपाए कान की लो को दबाए दूर हुआ। जब उल्टी सीधी हरकतें हुई तो इनके जवाब में मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने की भी आदत डाल लो। अब रो क्यों रही हो? वो इसका नाजुक वजूद को लम्स महसूस करता नरमी से बोला। आप अच्छी नहीं, वो लबों पर होती जलन महसूस करते बोली। मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हूँ, बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा। माहिद इसकी पेट सहलाता उठकर बैठा, साथ इसे भी खींच कर सीने से लगाया। क्यों नहीं समझती तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, बस कुछ दिन, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। माहिद इसके बाल सहलाता समझाते बोला। मुझे यहाँ के लिए नहीं रहना माहिद, वो दुख से बोलती मजीद इसमें सिमटी, जबकि माहिद ने लब भींचे। ये लड़की इसका जब्त आजमा रही थी। जब ये माहिद ने उसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर हाथों के प्याले में भरा, इसके लबों से खून रस्ता देख माहिद ने झुक कर अपने लबों से चूम लिया। अगर मैं रुक गया तो क्या मेरी शिद्दतें बर्दाश्त कर पाओगी वाइट लिली? वो उसको शिद्दत से सीने में भींचे गंभीरता से बोला। इसकी बात पर अनफाल ने हड़बड़ा कर दूर होना चाहता कि माहिद के हसार तंग करते इसकी कोशिश नाकाम बना दी। दोनों के दिल एक लहर पर धड़क रहे थे। अब कोई पेचकाना हरकत नहीं, कुछ देर तक राहत आ जाएगी। वो इसके बाल चेहरे से फटाता पेशानी पर लबरक के तनबिया करता उठ खड़ा हुआ। माहिद का सारा गुस्सा इसकी मासूमियत भरा अंदाज देखकर झांक के मानीन बैठ चुका था, जबकि इसे जाते देख अनफाल की आंखों से लबालब आंसू तर हुए थे। आप कब आएंगी? वो मासूम बच्चों की तरह रोती पूछने लगी। इसकी मौजूदगी में जितना बौखलाहट का शिकार होती उतना ही सुकून महसूस करती, पर दूरी में अजीब सा चिड़चिड़ापन ऊद आया था। ऊपर से अकेले रहने का सोचते वो खौफजदा हुई। माहिद ने गहरी नज़रों से उसका बगौर अनफाल को देखा, जो टप टप आंसू बरसाती उसे ही देख रही थी।
उसके आंसुओं और आंखों में तड़प देखकर माहिद की आंखें चमकी थी। गोया अनफाल को माहिद अरसलान खान से मोहब्बत हो चुकी थी। जब भी माहिद ने उसे खींचकर अब मुकाबिल खड़ा किया कि अनफाल के रेशमी बाल लहरा कर दाएं बाएं शानों पर बिखरे थे। करीब भी नहीं आने देती और दूर भी नहीं जाने देती। चाहती क्या हुआ आखिर? वो इसे बराह रास्त इसकी आंखों में झांक कर गंभीर आवाज़ में बोला, जबकि इसकी आंखों में छलकते तकाजों को ताप ना लाते अनफाल ने सर झुकाया। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी वो क्यों रो रही है, क्यों उसके जाने से दिल की धड़कनें सुस्त पड़ रही है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी अनफाल माहिद अरसलान? माहिद ने हाथ की पुष्ट से उसका सुर्खसार सहलाते सरगोशी की, जबकि अनफाल ने झट से सर उठाकर उसे देखा, जो न जाने पूछ रहा था या बता रहा था। पर अनफाल को वो एक लम्हे के लिए सुनसा कर गया था। बेइख्तियार इसका दिल जैसे मुट्ठी में कैद हुआ था। वो फिर धड़कनें शदीद इख्तियार कर गई थी। वो तो खुद अपनी कैफियत से अनजान थी, पर माहिद की बात पर वो उलझनों में जैसे घिर चुकी थी। क्या वाकई से माहिद से मोहब्बत हो गई है? क्या ये मोहब्बत है या फिर आदत है? अगर मोहब्बत है तो उसका जीना दो भर है और अब खुद की नहीं रही। दिल ने चुपके से पीटमेज की थी। गोया से अंदिलिया दिया था कि हाँ वाकई वो मोहब्बत की पहली मंजिल पर कदम रख चुकी है। और अगर आदत है तो ये मोहब्बत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और पिछले चंद दिनों में वो इसे अपनी आदत डाल चुका था। गोया दोनों ही जानलेवा हैं और वो दोनों बीमारियों में मुब्तला हो चुकी थी। अनफाल मुकाबिल खड़े शख्स के जुनून से बाखूबी आगाह थी। इसका इकरार माहिद अरसलान खान की जुनून खेजियों को बढ़ा सकता था, जिसे बर्दाश्त करने की फ़िलहाल इसमें सख्त ना थी। वो फटी फटी निगाहों से माहिद को देख रही थी, जबकि माहिद की खोजती नज़रें अनफाल के चेहरे का तवाफ कर रही थी। इसके चेहरे के आसार उतार चढ़ाव से वो बहुत हद तक इसके दिल की हालत समझ गया था। जवाब दो वाइट लिली। माहिद ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद करते सरगोशी में इस्तफसार किया। नहीं पता। वह नज़रें चुरा गई। इसमें कबूल करने की हिम्मत ना थी। बाकी माहिद की नज़रें इसे बुरी तरह पजल करने का अंजाम दे रही थी। इसकी नज़रें चुराने पर माहिद के लबों पर ज़ेर कर देने वाली मुस्कुराहट छाई थी। तो गोया नापसंदगी का और इनकार की कोई गुंजाइश ना थी। तो वो मोहब्बत थी जिसमें वो भी अपने शौहर की तरह हट धर्म साबित हुई थी कि माहिद की तरह वो भी अपनी मोहब्बत मानने से इनकारी थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है वाइट लिली, और बहुत जल्द तुम इसका इकरार करोगी। मुझे इस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। वो इसकी मखरूती नरम वो नाजुक उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाए आंच देते लहजे में गोया हुआ। इसकी हाथों की हिद्दत अपने हाथों के जरिए वजूद में मुंतकिल होता महसूस करती। वो पसीने में नहा गई थी। कुछ चोरी पकड़े जाने का भी असर था कि माहिद को इसकी मोहब्बत का इल्म हो चुका था। वो मुजरिमों की तरह से सर झुकाए खड़ी थी। इस बात से अनजान के सामने खड़ा इसका शौहर मोहब्बत से इश्क तक के सफ़र को निकल चुका है। वो इसके पूर का दीवाना है। इसके लिए हर दर्जा जुनूनी बन चुका है। वो भी अपनी मोहब्बत कबूल करने से इनकारी है। दोनों ही एक कश्ती मुसाफिर थे। अनफाल की ज़बान कंग हो गई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। अल्फाज जैसे गुम हो गए थे। अब मैं तभी आऊँगा जब तुम ये मान लोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। अपना ख्याल रखना। माहिद इसके कान में सरगोशियाँ करता इसके शाने पर से लगते लब रखे दूर हुआ। माहिद। इसके जाने पर वह एकदम झुंझलाहट का शिकार बेसाख्ता उठी। मुझे रोकना मत, वरना मेरे तुम्हारी इकरार मोहब्बत का भी इंतज़ार नहीं करूँगा, और फिर तुम्हें भी मुझसे शिकायत होगी। वो उसके लबों पर उंगली रखे खुमार आलूदा आवाज़ में बोला कि अनफाल कपकपा उठी थी। आप कब आएंगे? वो फिर से गोया हुई। इसे सवाल का जवाब चाहिए था। जब तुम चाहोगी मुझे पाओगी। वो झटके से इसे अपने बाजू पर गिराता इस पर झुका था। सिलकता लम्स इसकी शहरक पर छोड़ता इसके दिल के मुकाम पर लब रखते वो इसकी बाहों में हौले से नजर उठी थी। चेहरा इसके अमल से भाप छोड़ने लगा था। इससे पहले वो लहरा कर फर्श पर गिरती माहिद मुस्कुराता इसे खींचकर अपने सीने से लगाकर सहारा दे चुका था, जबकि वो माहिद के सहारे इसके पनाहों में खड़ी काँप रही थी। खुद को मजबूत कर लो मिसेस, वापसी पर मैं हमारे बीच तमाम फासले ख़त्म करना चाहता हूँ, इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपना माइंड सेट कर लो। मैं इंतज़ार करूँगा। वो इसके सर पर लब रखे पिश्तों में गोया हुआ। अब मुझे तभी बुलाने की हिम्मत करना जब मुझे अपना आप सौंपने की हिम्मत हो। माहिद ने फसूल लहजे में सरगोशियाँ करते इसकी ठोड़ी पर जसारत की। माहिद ने बैग की जानिब इशारा करते इसकी कन पट्टी पर लब रखे और उसको सोफे पर बिठाता खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ा, जबकि अनफाल बुद्ध बनी आंखें फाड़े से देख रही थी, जिसका आज अलग ही अंदाज नजर आया, जो अपने हर एक अमल पर एक सरगोशी से उसके दिल की दुनिया तहवो बाला कर गया था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता, झटके से मुड़कर एक ही जिस्म में इस तक पहुंचा था। वो इतनी ही तेज़ी से इसके बाल नरम मुट्ठी की गिरफ्त में दबोच कर सर सोफे की पुष्ट से लगाए उसके चेहरे पर झुका दीवाना वार अपने लम से महकाने लगा कि इसकी इस कदर जुनूनी अंदाज पर अनफाल सटपटा उठी। वो लम्हे में अनफाल की सांसें मुंतशिर कर चुका था।
जहता सरा मीना लरम। वो बारी बारी इसकी आंखों को चूमता, इसके माथे पर पुरहद्दत लब रखे सरगोशी में गोया होता दूर हुआ और निकलता चला गया, जबकि वाहिद के अल्फाज इसे साकित कर गए थे कि उसकी आंखें तैयर से फैली थी, दिल जैसे धड़कना भूल गया था। इसके कानों में वाहिद का बोला जुमला बारगिश कर रहा था, जहता सरा मीना लरम, जहता सरा मीना लरम। वो जो अन्नाओं का मारा शख्स था, नफ़रत का दावेदार, मगरूर, अपने आप में रहने वाला, मोहब्बत के हाथों यूँ मजबूर हुआ था कि सब कुछ बस पुश्ते पर रखते वो जफ़ा को ठोकर रसीद करता, उल्फत में पनपता है, इख्तियार मोहब्बत का इजहार करता। पल भर में अनफाल की हस्ती हिला गया था, मोहब्बत को खैराज बख्श करता। वो मुकाबिल से भी यही कुछ सुनने का मतमन्नी हुक्म सादिर कर गया था। इसका दिलकश अंदाज अनफाल के वजूद में बर्क रफ्तार सी दौड़ा गया था। इसका सरगोशी में इकरार मोहब्बत अभी तक इसके कानों में गूंज रहा था। वो फिर शऊर की दुनिया में कदम रखते ही वो गुलाब की तरह खिल उठी थी। धनक रंगों में नहाई वो इसकी शिद्दतों से उलझी बिखरी, इसके रंग में निस्बतन रंगी, दिल पर हाथ रख के अपनी धड़कनों को करार देती। वो बाहर के मौसम में चटकती कोई कोंपल लग रही थी, दिल में ठंडी फुहार पड़ी थी, जबकि वजूद यूं ही हौले हौले नजर रहा था। माहिद का इकरार इसमें नई रूप फूंक गया था कि इसका सोलहना रूप जगमगा उठा था। वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी, और जब अनफाल का इजहार मोहब्बत होना था तब इस पर माहिद की जुनूनियत के नए बाब खुलने थे। गोया मोहब्बत मोहब्बत से टकराने वाली थी और दोनों एक दूसरे के संगत में सरगर्म होते एक नई दास्तान रकम करने वाले थे। वो जा चुका था, इसको अपना सिर बनाकर अपने लफ्ज़ों में कैद करके, इसके हवासों को सलब करके, वो इसके दिल पर धड़ल्ले से अपना नाम दर्ज करके, इस पर एक सहर सा फूंक कर वो इसको मतबैर कर गया था। अनफाल निढाल सी सोफे की पुष्ट से सर टिका गई थी कि तभी डोर बेल बजी और वो हड़बड़ा कर झटके से सीधी हुई थी। वो जानती थी कि राहत है, फिर भी वो एहतियात के तौर पर शॉपिंग बैग से एक सूट के साथ का दुपट्टा निकालकर खुद के गिर्द अच्छी तरह ओढ़े दरवाजे की जानिब बढ़ी। उम्मीद के मुताबिक राहत ही थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अनफाल इसको देखकर खुश दिली से बोली, जी ठीक हूँ। वह सर झुकाए आंसू पीती बोली, जबकि अनफाल ने इसका रोया रोया चेहरा देखा जो उन्होंने सर झुकाए खड़ी थी। आओ अंदर, वो उसको कहती दरवाजे से हट गई, जबकि राहत अपनी परेशानी में अनफाल पर गौर नहीं कर पाई, जो इस वक्त माहिद के ड्रेस में मलबूस थी। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। अनफाल से कहती जल्दी से शॉपिंग बैग उठाए कमरे में आई कि जल्द से जल्द चेंज कर सके। इसका दिल तो माहिद के ड्रेस में रहने का था, पर राहत के सामने वो नहीं पहन सकती थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो ज़मीर खान को देख कर ठिठकी, जो लब भींचे बेबसी की तस्वीर बना राहत को घूर रहा था। आज वो बगैर चेहरा छुपाए खड़ा था। ज़मीर भाई, आप यहाँ? वो दुपट्टा सर पर लिए हैरत से बोली, इस बात से अनजान के इस दिन इसे लाने वाले वो नकाबपोश ज़मीर खान और सैफुर रहमान ही थे। जी मैडम, वो इन्हीं छोड़ने आया था। क्या मतलब? आप तो शम्स लाला के साथ होते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अनफाल ने उलझ कर इस्तफसार किया। उन्होंने ही भेजा है। ज़मीर खान ने तस्दीक की थी, जबकि अनफाल तो चकरा कर रह गई। मतलब शम्स लाला जानते हैं कि मैं माहिद के पास हूँ, तो माहिद मुझे हवेली वालों से क्यों नहीं करने दे रहे? वो शम्स लाला खुद क्यों नहीं है मिलने, और बाकी सबसे मुझे क्यों छुपा रहे? इसके दिमाग में बेपनाह सवाल घूम रहे थे, जिनके जवाब अब ज़मीर खान से तलब कर रही थी। मुझे इस दिन अगवा करने वाले आप ही थे ना? अब के अनफाल घूर कर पूछती सब इसके सामने आन खड़ी हुई, जबकि ज़मीर खान के सर इस बात में हिलाया। क्यों? अनफाल ने गुस्से से अगला सवाल किया, जिस पर ज़मीर खान ने बिना किसी बहस के इसके अगवा होने से शम्स खान के पता लगने तक बात बता डाली। और माहिद ने इससे क्यों किया, इस अब के अगला सवाल पूछा। सॉरी मैडम, ये तो सर ही जानते हैं। तुम लाले और माहिद के चमचे ना बनो। मुझे ये बताओ कि राहत को क्या हुआ है जो रो रही है? अनफाला की छोटी गियर राहत को आंसू बहाता देख ज़मीर खान से बोली, जबकि ज़मीर खान ने पहलू बदला। क्या तुमने इसे डराया है या ज़बरदस्ती ले आए हो? इसको खामोश देख कर वो मजीद बोली, अभी तो मैंने इनको कुछ नहीं कहा, पर आगे की गारंटी नहीं है। वो राहत को देखता मायनी खेजी से बोला, मकसद इसके आंसू रोकना था। वो वही हुआ ना? इसकी बात में पोशीदा मायनी समझती राहत ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। आंसू को ब्रेक लगी थी, जबकि आंखों में हैरत दर आई थी जो उसे देख रही थी। तब भी अनफाल की खोजती निगाहें इन दोनों पर टिकी थी। क्या तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? ये मेरी बीवी है मैडम जी, 4 दिन पहले हमारा निकाह हुआ था। ज़मीर खान ने सर झुकाए जवाब दिया कि अनफाल खुश होने के साथ साथ हैरान भी हुई। पर यह राहत रो क्यों रही है? अनफाल उलझ कर बोली, 4 दिन पहले इसकी मोरे की वफ़ात हुई थी, और इससे पहले कि इनके कहने पर हमारा निकाह हुआ है। मैं माहिद सर के कहने पर इनकी वालिदा की इयादत के लिए गया था, पर उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो हमेशा के लिए आंखें मूंदने से पहले अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। और फिर माहिद सर और शम्स सर की मौजूदगी में मेरा और राहत का निकाह हुआ था। निकाह के कुछ देर बाद ही इनकी वालिदा दुनिया से फ़ानी की रुखसत हो गई थी। इनके घर में कोई नहीं है कि मैं वहाँ नहीं इन्हें छोड़ नहीं सकता, पर ये वहाँ घर रहने पर विजिट थी।
और ना ही मेरे साथ हमारे घर चल रही थी, इसीलिए माहिर सर के कहने पर कुछ दिन के लिए इनको यहाँ लाया हूँ ताकि आप भी अकेली ना हो और भी ये रोए ना। पर आप ये मुस्तकबिल ठिकाना मत समझना, आपका ठिकाना मेरा घर है जो कि आपका ही है। वो अनफाल को सारी हकीकत से आगाह करता, साथ ही बराह रास्त राहत को भी बचतला गया था। जबकि सब सुनकर अनफाल को राहत की मोरे के लिए दुख हुआ था, पर इसको ज़मीर खान की बीवी के रूप में देखकर वो बहुत खुश थी। जब भी वो आगे बढ़ती राहत को गले लगा चुकी थी, जो उसके गले लगे मजीद सू सू कर रही थी। जबकि ज़मीर खान की हालत देख अनफाल ने हंसी दबाई थी। मैं भी आती हूँ। अनफाल इनको प्राइवेसी देने की खातिर वहाँ से उठ गई। अनफाल के जाते ही ज़मीर खान उनकी जानिब बढ़ा। क्या मसला है? कौन सा जुल्म हो गया है तुम पर? क्यों मुझे मशकूक जाहिर करवाने पर तुली हो? वह उसके सर पे खड़ा नीचे आवाज़ में बोला। आपको क्या मसला है? मैं रोऊं या हंसूं? इसके मुकाबिल राहत भी गुस्से से बोली। मुझे ही तो मसला है। अब अगर रोना बंद ना किया तो अब भी अपने घर ले जाऊंगा, और मुझे यकीन है फिर तुम इससे भी ज़्यादा रोगी। इसलिए अब ये रोना छोड़कर मेरे बारे में सोचो। ज़मीर खान इसका हाथ दबाकर ज़ुमाइनी लहजे में कहता इसे हक व दक छोड़े बाहर निकल गया, जबकि राहत के चेहरे पर सुर्खी के साथ घबराहट सी दर आई थी। हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प, लीव मी बास्टर। वह मुसलसल चीखों पुकार करती अपना दुपट्टा छुड़वाने की सख्त मजामत कर रही थी। नो बेबी, हेल्प मी नहीं, किस में बोलो। इन 4 लड़कों में से एक के नशे में धुत आवाज़ आई थी कि बाकी चारों का बेहंगम कहका गूंजा, जबकि वो मासूम से निहायत परकशिश और जाजिब नज़र लड़की आंसू बहाती इनके गलत इरादे से खुद की जानिब बड़े हाथ झटकने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, वो फिर से चिल्लाई। हमें खुश कर दे, हम तुझे छोड़ देंगे। एक लड़का इसका दुपट्टा खींचकर इसके नाजुक वजूद से जुदा करता फनकारा, जबकि गुल अपने वजूद से दुपट्टा दूर होते देख अजियत से आंखें मीच गई। इसकी चादर रास्ते में कहीं गिर गई थी जब वो इसे बचने को भागी थी, पर वो इन लड़कों के एक ही जिस्म में इसे जा लिया था। प्लीज़ मुझे जाने दो, वो अपनी गिरद बाजू लपेटती रोती बोली कि जबकि वो चारों लड़के मकरू नज़र से उसे देखते एक गोल दायरा में खड़े उसी के गिरद चक्कर लगा रहे थे। ज़्यादा बकवास मत कर, खामोश रह, समझी। इनमें से एक लड़के ने झपट कर इसकी आस्तीन खींची, साथ ही ज़मीन पर धक्का देता चला गया, जबकि नाजुक सी गुल कमर के बल गीली ज़मीन पर जा गिरी थी। लड़के ने खींचने ते ही आस्तीन फटकर तन से जुदा हो गई थी, जिससे इसका दूधिया बाजू वाज़े छलक रहा था, जबकि वो ज़मीन पर गिरी कर आ रही थी। इसके बाल बिखर चुके थे, नाजुक सरापा नजर रहा था। वजूद से सारी हिम्मत खत्म होती महसूस हुई थी, जबकि वो चारों लड़के अब इसके गिर्द बैठे इसको बाजू, कंधे और सर से छू रहे थे। ये बहुत लुत्फ देने वाली है, एक लड़का खबाजत से बोला। इन छुई कली है, मज़ा है तो आएगा ही। एक और लड़का इसके बाजू को टच करता राल टपकाते बोला, जबकि वह इनके बीच पड़ी अपने मर जाने की दुआ कर रही थी। इससे पहले कि वो मस्जिद कोई गुस्ताखी करते एकदम से फायर की आवाज़ गूंजी थी, और वो लड़का जिसके बाजू पर उंगलियां फेर रहा था माथे में गोली पेवस्त होने से पीछे जा गिरा। इसके साथ ही बाकी 3 हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। इनके बाएं जाने भी सियाह शलवार कमीज में मलबूस, हाथ में गंथा में बारब शख्सियत का हामिल शम्स खान खड़ा था। शम्स खान जो आज शिकार पर आया था, किसी लड़की के चिल्लाने पर वो और खावर सी जाने आए थे, पर सामने का मंजर देख के शम्स खान की आंखों में खून उतर आया। लम्हे की देर किए बगैर वो अपनी बंदूक से निशाना बांधकर गोली एक ही खोपड़ी में पेवस कर चुका था, जबकि अचानक फायरिंग पर आवाज़ पर लड़के को पीछे को गिरता देख गुल सांस तक रुक गई थी। इसने हरसा नजरों से इनको देखा। इन तीनों लड़कों की इसकी जानिब पुश्त थी कि वो सांस रोक कर उठती कुछ दूर पड़ा अपना दुपट्टा सर पर ओढ़कर अच्छी तरह खुद पर फैला चुकी थी, जब 3 फायर मजीद चलने की आवाज़ आई थी और वो लड़के भी पहली की तरह ढेर हो चुके थे। गुल जो पहली ही मरने जैसी हुई थी कि इन तीनों लड़कों को तड़पते देखकर वो सामने खड़े शख्स के खतरनाक तकसुक चेहरा और शोला बरसाती आंखें देख कपकपा उठी, जबकि उसके साथ खड़े दूसरे शख्स का भी यही हाल था। कौन हो तुम लड़के और जंगल में क्या करी हो? शम्स की भारी आवाज़ गुस्से में भरी इस्तफामी आवाज़ जंगल में गूंजी थी। अफनान फ़ोन कान से लगाए तेज़ी से ग्लास डोर धकेले मॉल में इंटर हुआ था कि सरहद से एक नाजुक वजूद आकर टकराया था। इस ज़ोरदार तसादम पर मुकाबिल के शॉपिंग बैग ज़मीन बोस हुए थे, साथ ही लबों से हल्की सी कराह निकली थी। ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आई मेरी बात? कोई कंप्लेन ना सुनूं मैं तुम्हारी। फ़ोन से माहिद की तनबिया आवाज़ आई थी कि अफनान एक नज़र उस लड़की को देख कर इजलत में आगे बढ़ा। जी भाई, आप परेशान मत हो, मैं बस पहुँच गया हूँ। हे क्यों? तभी इसे अपने अकब से गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी कि उसने बेसाख्ता पलट कर देखा, जो जीन्स शर्ट में मलबूस कमर पर हाथ टिकाए लड़ने के लिए तैयार थी। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।